किस चीज के ऊपर है? क्या बात लगता है, तू हंस रहा है इतना? क्लास करना है कि तुमको? तो आज का टॉपिक और सेशन किस चीज के ऊपर है? आज हम लोग तुम करे पढ़े, तुम पढ़ने बैठा देंगे ज्यादा लग रहेगा। तो आज का टॉपिक हम लोग किस चीज के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट एड से रिलेटेड आज क्लास होने वाला है। फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंसेस। लिखो हेडिंग दो। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंसेस। हेडिंग दे दो। इसको स्टार्टिंग करने से पहले बहुत सारा बात आपको समझाना पड़ेगा। पहले चैप्टर का हेडिंग दो, फर्स्ट एड एंड मेडिकल, फर्स्ट एड मेडिकल अप्लायंसेस, फर्स्ट एड मेडिकल अप्लायंसेस। ठीक है, फर्स्ट एड मेडिकल अप्लायंसेस क्या चैप्टर है? नहीं मैं समझा देता। देखो अब देखो, रूल जो रूल बनकर आया ना, रूल का मेन मोटिव है कि वर्कर जहां पे काम कर रहा है उसको पूरा सेफ्टी, पूरा सुरक्षा प्रदान करना। रूल का मेन मोटिव ये क्या कि जो वर्कर काम कर रहा है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि आदमी काम कर रहा है, उसको चोट लग गया और उसको मेडिकल सुविधा भी ना मिले और वो आदमी ये हो गया। रिकॉर्ड बताती है कि हर 40,000 नॉर्मल एक्सीडेंट में से 30 एक्सीडेंट ऐसा होता है ना जो केवल ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं मिला तो वो गंभीर रूप ले लेता है। रिकॉर्ड बता, हर साल लगभग 3,000 एक्सीडेंट तो होते ही, लगभग छोटा मोटा चोट घाट लगना उगना होता ही होता है। आपको पता है जब कभी व्यक्ति को चोट लगता है ना तो बोला जाता है कि जो उसका 15 मिनट से 30 मिनट का जो टाइम होता है ना उसको प्लेटिनम टाइम बताया जाता है। 15 मिनट का जो टाइम होता है ना प्लेटिनम टाइम होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर एक्सीडेंट किसी का हुआ हो घर में, देखो ये फर्स्ट एड चैप्टर केवल फर्स्ट एड ही नहीं है, माइंस वाला पार्ट तो हम लोग कवर करेंगे। दो चार बात इधर उधर का भी हम लोग देख लेते हैं ताकि जीवन में काम आता है, क्योंकि हर जगह पे फर्स्ट एड आपको मिलेगा। क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले जानना पड़े एक्सीडेंट, अगर मान लो कहीं को एक्सीडेंट हुआ ना तो 15-20 मिनट का जो टाइम होता है बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लेटिनम टाइम बोला जाता है। मेडिकल साइंस में उसको बोलते हैं प्लेटिनम टाइम। दुनिया का सबसे महंगा धातु प्लेटिनम होता है कि नहीं? माइनिंग में एक जगह प्लेटिनम का यूज है। जो Gl7 फैलेंसेप्टिलम का जो फ्यूज है ना वो प्लेटिनम का बना होता है। तो जो प्लेटिनम है सबसे ज्यादा महंगा धातु है, सोना से भी ज्यादा महंगा होता है। तो जो प्लेटिनम धातु है बाबू उतना टाइम कॉस्टली बताया गया। क्यों बताया गया कॉस्टली? रीजन यही है सबसे बड़ा उसके पीछे कि उस समय अगर उसको सही उपचार मिले तो हर एक आदमी को जान बचा सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, आदमी को रेस्क्यू करने में, जिस गाड़ी में एक्सीडेंट उसको निकालने में आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, डिसीजन लेने में आधा 1 घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो आदमी उसी तरह से। तो माइंस में अगर, और माइंस क्या है? माइंस तो जोखिम भरा जगह है। अंडरग्राउंड माइंस में देखोगे तो लाइट का तो व्यवस्था पूरी तरह तो नहीं अच्छा रह पाता। हम बोलेंगे कि एक तो सबसे बड़ा दिक्कत, दूसरा नंबर चाल खराब, ऑक्सीजन का सफिशिएंट ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, नॉक्सियस गैसेस हो सकती है। तो हर तरह से प्रॉब्लम है अंडरग्राउंड माइंस में। तो वहां पे एक्सीडेंट होना, किसी को चोट घाट लगना बहुत बड़ा बात बोलेंगे तो ऐसा नहीं है, एकदम कॉमन बात। अब कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहे, स्कूल में काम कर रहे, उसको चोट लग गया तो सवाल उठती है कैसे लग गया, वो तो स्कूल में था। लेकिन माइंस में लगना एक कॉमन सी बात है, इंडस्ट्रियल एरिया में लगना कॉमन सी बात है, प्रोडक्शन यूनिट में लगना बहुत कॉमन बात है। लेकिन अगर एक्सीडेंट लगे तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चीज फर्स्ट एड के ऊपर है। फर्स्ट एड के ऊपर पूरा का पूरा चीज क्या क्या प्रावधान करना है, क्या क्या व्यवस्था करके रखना माइंस में, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगता है कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, ये सारा का सारा चीज इसमें है। तो मेडिकल क्या चेकअप होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, उस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे, इस पर हम लोग का चर्चा का मुद्दा नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा है कि माइंस में क्या क्या व्यवस्था रखना है, उसके ऊपर बारे में बोला गया, उसी के बारे में क्लास का टॉपिक हम लोग करेंगे। अगर कभी फ्यूचर में अगर आपको पढ़ाने का मुझे मौका मिला और आगे चल के एडवांस क्लास में अगर आप जानना चाहोगे तो फर्स्ट एड कैसा होता है, कैसा देना होता है, क्या क्या चीजें उस पर ध्यान रखनी पड़ती है, किस किस तरह का फर्स्ट एड देते हैं, क्या क्या टाइम जोन होता है, उसके बारे में कभी क्लास में बताएंगे, जो कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लेकिन फिलहाल मेरा मोटिव क्या, जो रूल के रिकॉर्डिंग है वो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग को दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। मेडिकल यहाँ पे 2 चीज है। मेडिकल पूरा रूल में आपको 2 चीज मिलेगा। एक है मेडिकल एग्जामिनेशन, देखो एक है मेडिकल एग्जामिनेशन, दोनों को मत मिलाना। मेडिकल एग्जामिनेशन, देखो ध्यान सुनो बाबू, एक है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और एक है फर्स्ट एड। देखो ध्यान से, एक है फर्स्ट एड, एक है मेडिकल एग्जामिनेशन। बहुत कोई बच्चा को लग रहा होगा क्या, बहुत कोई बच्चा इसी को इसके साथ मैच कर देता है, इसलिए आप नहीं समझ पाओगे। मेडिकल एग्जामिनेशन अलग है। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि हर एक टाइम, निश्चित समय के अंतराल के बाद आदमी का जांच करना है। क्या जांच करना है? उसको बोलते हैं पीएमई कराना, उसको बोलते हैं आईएमई कराना। नॉर्मली पीएमई होता है, पीएमई करवाता हूं। तो मेडिकल का जांच होता है पीएमई आईएमई, वो जांच है। उसमें आपको भेजा जाएगा पर्ची बना के जाइए उस हॉस्पिटल में जाके आपको जांच करवाना है।
उसमें आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शरीर का वेट, आपका जितना भी बॉडी का पार्ट है, आंख कान जो भी काम कर रहा नहीं कर रहा, जितना भी है सारा चीज के एक्सरे तक जांच किया जाएगा। वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा आपका, वो क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन है। हम लोगों का टॉपिक क्या है, वो है हम लोग का फर्स्ट एड। फर्स्ट एड अलग है, इसके साथ इसको नहीं मिला देना, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ये क्लास में होगा, बाद में होगा। तो सवाल ये आता है कि सर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज क्या है, किस चीज के बारे में लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में, कि अगर किसी को चोट लगा तो इमीडिएट उसको क्या किया जा सकता है, चोट लगने पे क्या होगा। ये चोट लगने पे नहीं है, ये तो जांच है कि आप रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हो, कि देखिए तो मेरा डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं, देखिए तो मेरा आंख से हम सही से देख पा रहे कि नहीं, हम कान से सुन पा रहे कि नहीं ठीक ठाक, जितना स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, समझ में है कि नहीं, शुगर लेवल मेरा ठीक है कि नहीं। तो जितना भी आप चीज चेकअप करा रहे हैं वो है मेडिकल एग्जामिनेशन आपका, दिस इज कॉल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। बट अगर किसी को चोट लग गया, वो घटना अलग है। चोट लग गया, गिर गया, माथा फट गया, शरीर हृदय टूट गया, तो क्या करना है, तो जो चीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। हम लोग का टॉपिक यही फर्स्ट एड वाला है। तो फर्स्ट एड का मेनली हम लोग तीन चीज के ऊपर ये होता है। पहला होता है आपका जिसको बोलते हैं आउटफिट, क्या बोलते हैं हम लोग, आउटफिट, फर्स्ट एड आउटफिट। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है फर्स्ट एड स्टेशन, क्या होता है, फर्स्ट एड स्टेशन, फर्स्ट एड आउटफिट, फर्स्ट एड स्टेशन, और तीसरा होता है फर्स्ट एड रूम। ये तीन लेयर पे ये चलता है, फर्स्ट एड आउटफिट, फर्स्ट एड स्टेशन और फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड आउटफिट क्या होता है, फर्स्ट एड आउटफिट वही होता है जो अक्सर आप सरदार ओवरमैन के साथ आप देखते होंगे, उसका बेल्ट में लगा हुआ एक बैग होता है और उसमें डिफरेंट टाइप्स का सामान रखा रहता है। ये देखो मेरे पास एक बैग है ना, मेरे पास एक बैग है, इसमें डिफरेंट टाइप्स का फर्स्ट एड देने के लिए जो सामान, सारी चीजें से रुई हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंडेज है ना, एक बैंडेज वगैरह है, इसमें अलग अलग तरह का सारा सामान, इसमें मेडिकल से रिलेटेड सारा चीज, डिटॉल से लेके हर एक चीज को इसमें रखा गया, सारा चीज में रखे हम लोग। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें ये जो तुम देखिए, इसी को बोलते हैं फर्स्ट एड आउटफिट, जिसको तुम फर्स्ट एड किट बोलते हो। किट नहीं होता है वो, एक्चुअली क्या है, फर्स्ट एड आउटफिट बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, देखो ये जैसे देख रहे हो बैंडेज वगैरह इसमें दिया गया, इसका नाम क्या है, फर्स्ट एड आउटफिट। तो ये तीन लेयर में आउटफिट है, स्टेशन है, रूम है। तो तीनों लेयर के बारे में हम लोग आज का क्लास टॉपिक में हम लोग करेंगे, क्या होता है। और ये वाला पार्ट है कि सर इसको पढ़ेंगे कि नहीं, हाँ इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगला क्लास हो या 2 क्लास के बाद हो, उस समय इसको हम लोग कवर करेंगे। आज का टॉपिक और सेशन पूरा का पूरा इसी के ऊपर है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगता है, कुछ हो जाता है, तो उसको कैसे करना है। अब सवाल है कि सर इस चीज को इतना गंभीरता क्यों दिया जा रहा है। कारण यही बाबू कि जब कभी चोट लगता है ना, अगर किसी व्यक्ति को आप फर्स्ट एड दे देते हो ना, तो उसका तुम जानते हो उसके लिए ना, तुम डॉक्टर जितना इलाज नहीं करेगा उससे ज्यादा तुम बेहतर काम किए उसके लिए। क्योंकि 90% केस में ना आदमी का जो कंडीशन खराब होता है, कारण नहीं होता कि उसको प्राथमिक उपचार सही नहीं मिला। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार सही से नहीं मिला। तो इसी के लिए व्यवस्था के ऊपर ना डीजीएमएस ना बहुत ज्यादा जोर देती है कि आपको व्यवस्था पूरी तरह रखना है माइंड्स में। ऐसा ना हो कि आदमी आए, उसको चोट लगे, माथा से खून बह रहा है और यहाँ किसी को पता ही नहीं कि फर्स्ट एड कैसे करना है। वो आदमी तड़प रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा उसको क्या करना है। ये एक्चुअली और एक पार्ट में आता है, इमरजेंसी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान, क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान। उसमें भी ये पार्ट आता है, हम लोग इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान का ही पार्ट है ये। तो उसमें भी हम लोग इसको जोड़ दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट है फर्स्ट एड के बारे में। तो आज का टॉपिक और सेशन हम लोग इसी से रिलेटेड करेंगे, क्या होता नहीं होता ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक पार्ट करके लेंगे कि क्या होता है नहीं होता, स्टेशन क्या होता है, रूम क्या होता है, आउटफिट क्या होता है। हम एक एक टॉपिक लेंगे और एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में क्या होता है नहीं होता, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या है नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब बात को जानेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग आप लोग दो, किसका हेडिंग दो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग दो फर्स्ट एड रूम। हेडिंग क्या रहेगा, फर्स्ट एड रूम। हेडिंग क्या रहेगा, फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड रूम से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड रूम, फर्स्ट एड रूम क्या होता है नहीं होता है, यहां से टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। अपना हेडिंग लिख लो, ठीक है। तो प्लेटिनम गोल्डन बहुत तरह का चीज है, उसको हम लोग, चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का, फर्स्ट एड रूम से रिलेटेड। फर्स्ट एड रूम क्या होता है नहीं होता है, ये होता है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले क्या है, कुछ ड्यूटी दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट हेडिंग क्या है, कुछ ड्यूटी तय किया गया। हेडिंग है मेरा फर्स्ट एड रूम से रिलेटेड, लेकिन फर्स्ट एड रूम से रिलेटेड जो मेरा टॉपिक है ना, उससे पहले एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ ऑनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर।
ओनर एजेंट या मैनेजर की जिम्मेवारी ड्यूटी क्या है उसके बारे में कुछ पॉइंट है, पहले उसको हम लोग लिखेंगे, फिर बाद बाकी मांगेंगे। सबसे पहले इसका ड्यूटी क्या है, पूरे रूल में इधर उधर करके लिखा गया, मैं इसको शॉर्ट में करके एकदम संक्षिप्त में जितना बेहतर तरीके से हो सकता आपके सामने, है ना, ताकि आपको पूरा किताब पढ़ने ना पड़े, आप आसानी से उसको याद रख पाओ फ्यूचर में भी। तो उस तरह से मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट करके लिखवाता हूं। क्लास में मेरे पुराने स्टूडेंट जो भी मौजूद है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो कभी क्लास किए हो मेरे पास पहले से भी, तो वो भी एक बार जरूर इस बात को देखे और समझे कि इसमें क्या क्या बदलाव हो रहा नहीं हो रहा है, सारा चीज को देखो। सबसे पहला ड्यूटी क्या है इनका, एक नंबर अरेंजमेंट करना हो। किस चीज का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किस चीज का, अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए क्या करना है, ट्रेनिंग का व्यवस्था करवाना होगा। ड्यूटी का पहला पार्ट है, ड्यूटी का पहला पार्ट क्या है, जो भी मेरा फर्स्ट एड होगा ना उसका ट्रेनिंग देने की, उसका ट्रेनिंग करवाना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, वर्कर को हो, ऑफिशियल्स हो, जिनको भी हो, आप पहले ट्रेनिंग का व्यवस्था करो। दूसरा ड्यूटी क्या है ओनर एजेंट मैनेजर का, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं माइंस रूल। माइंस रूल किसके ऊपर थोपा गया है, मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजर मतलब ओनर एजेंट मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर जिनका ड्यूटी में ये बात पहले बोल दिया गया है कि जहां पर वर्कर काम करेंगे तो आपके लिए ये कानून है। तो पहला कानून का अगर फर्स्ट एड रिलेटेड हम लोग देखते हैं तो पहला नियम क्या है उनके लिए कि आप अरेंजमेंट करो ट्रेनिंग का, ये नहीं कि वो कर क्या है कि नहीं हम देख लेंगे, नहीं, उसको ट्रेनिंग देना है, साथ में रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होता है ना, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दीजिए कि कहीं वो भूल ना जाए। तो ये व्यवस्था करना होगा आपका, पहला काम हो गया। दूसरा नंबर क्या है, अरेंजमेंट फॉर स्पीडी रिमूवल, ठीक है, फ्रॉम द माइन। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कर देना आपको, कैसा अरेंजमेंट कर देना है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फॉर स्पीडी रिमूवल। स्पीडी मतलब तेजी से रिमूवल हटाना। देखो लिखो, पहले मैं समझा रहा हूं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ किसका, रिमूवल फ्रॉम माइन टू द डिस्पेंसरी, फ्रॉम माइन टू डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी, फ्रॉम माइन टू डिस्पेंसरी लिखे, SARY, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, फ्रॉम माइंस डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, ठीक है, किसके लिए, फॉर सीरियस बॉडीली इंजर्ड पर्सन, देखो अगर किसी माइंस में, ठीक है, किसी को चोट लग गया, किसी को सीरियस बॉडीली इंजर्ड हो गया, मतलब जैसे किसी का हाथ कट गया, तो थोड़ी ना उसके लिए एम्बुलेंस बुला के भैया ना थोड़ा कट गया, थोड़ा बैंडेज उंडेज लगा दो, थोड़ा हो जाएगा, छोटा मोटा चोट लगा हो गया। लेकिन मान लो किसी हड्डी टूट गया, अब उठ ही नहीं पा रहा है, वो एक ऐसा मुड़ गया ना, हो ही नहीं रहा, सर फट गया, ब्लीडिंग हो रहा तेज, तो इस तरह का केस में अगर कोई कंडीशन हो जो सीरियस बॉडीली इंजरी का जो पार्ट में आता है, हम लोग एक्सीडेंट पढ़ेंगे तो एक्सीडेंट में माइनर एक्सीडेंट क्या होता है, रिपोर्टेबल क्या होता है, सीरियस बॉडीली इंजरी क्या होती है, फैटल क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, मेजर क्या होता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल सिर्फ इस पार्ट को ही रहने दो, अभी फिलहाल हम लोग सीरियस बॉडीली को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल इस बात को समझ लो कि अगर मान लो किसी चोट लग गया तो उस व्यक्ति को कैसे माइंस में निकालेंगे, उसका रिमूवल स्पीड में निकालने का व्यवस्था क्या होगा, वो ओनर एजेंट मैनेजर को पहले कर देना होगा। यानी सबसे पहला ड्यूटी क्या, आप ट्रेनिंग दीजिए फर्स्ट एड देने का। दूसरा नंबर क्या है, आदमी को निकालने का माइंड से, अगर किसी को चोट घाट लगता है तो उसको निकालने का व्यवस्था आपको करवाना पड़ेगा। समझ में क्या बोले, समझा, दूसरा ड्यूटी ये हो गया। और जो तीसरा ड्यूटी जो अरेंजमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है, सरफेस के ऊपर ना जो भी उसको फर्स्ट एड के लिए जरूरत पड़ता है, जैसे मान लो कि एम्बुलेंस हो गया, वैन हो गया, इसको आपको अवेलेबल करवा देना है, अवेलेबल रहना चाहिए। मैं उसको नहीं लिखता हूं, मैं बोल के छोड़ देता हूं ना। तीसरा क्या है कि फर्स्ट एड देने मतलब उसको व्यक्ति को पहुंचाने के लिए सरफेस के ऊपर एम्बुलेंस हो, वैन हो, इसका प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए ताकि व्यक्ति को क्या किया जाए, समय के अंदर ही उसको क्या किया जाए, पहुंचाया जा सके। कहां पहुंचाया जा सके भाई,
वहां आपको यहां पहुंचाया जा सके। तो ये मोटा मोटी था, इसका ड्यूटीज में आता है सबसे पहले। ये था मोटा मोटी सारी चीजें। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट को देखें। ये तो ये वाला आपका पार्ट हो गया ड्यूटीज का पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि चलो अब हम लोग अपना जो टॉपिक का मेन, ये पहला ड्यूटी वाला पार्ट, ठीक है। इसको नहीं तो इसको ना नीचे लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हेडिंग यहां नहीं देखा ना, इसके नीचे वाला हेडिंग लिखोगे ना तो ज्यादा सुंदर लगेगा तुम्हारा नोट्स और बेहतर बन जाएगा। इसके नीचे ही लिखना ठीक रहेगा, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी को फर्स्ट एड दे रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को फर्स्ट एड दे रहा है, मतलब कोई व्यक्ति फर्स्ट एड दे रहा है, तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा इसके बाद स्टेप। अच्छा, ये वाला समझ में आया कि नहीं, पहले यहां बताओ, रुको बाबू, पहले यहां बताओ, ये वाला पॉइंट में कोई दिक्कत है कि ऑनर एजेंट मैनेजर का ड्यूटी क्या है, अरेंजमेंट करना फॉर ट्रेनिंग ऑफ द फर्स्ट एड के लिए, और अरेंजमेंट क्या करना है, स्पीडी आदमी को रिमूव करके उसको हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी पहुंचा जाए, बस 2 ड्यूटी है। अब हम लोग एक करके एक टॉपिक लेकर अपना फर्स्ट एड वाला, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल दोनों पॉइंट था, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग फर्स्ट एड जो रूम है वहां से हम लोग अपना टॉपिक और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक करके लेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हेडिंग लिखो, फर्स्ट रूम। किताब में जैसा लिखा है उस तरह नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में भी अगर कभी पढ़ो अपना नोट्स खोल के, आपको समझ में आ जाए कि आप क्या लिखे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो। तो फर्स्ट एड रूम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड रूम क्या होता है, फर्स्ट एड रूम एक ऐसा व्यवस्था है माइंस में जिसमें हम लोग क्या करेंगे, व्यक्ति को ऊपर लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, मतलब उसको उपचार करेंगे। देखो अगर व्यक्ति, तुम बोलोगे सर व्यक्ति है तो उसको तो कहीं पर भी दे सकते हैं, नहीं, मेडिकल साइंस ऐसा नहीं बोलता है। ये तो क्या होगा, जो उसको ठीक होना उसको और आप खराब कर दोगे। हमारे जान पहचान में एक व्यक्ति है जिनका कुछ नहीं था, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, और उसको पता है जिस रुई से उसको साफ किया गया ना, उसमें इन्फेक्शन थी। जब उसको साफ किया गया तो वहां पे इतना बड़ा जख्म हो गया कि वो अभी भेलोर से 3-4 बार इलाज करवा कर चुके हैं। अगर वो वहां नहीं जाते तो उनका पैर काटना ही पड़ सकता, ऐसा कंडीशन हो गया। तो तुम सोचो डस्ट पार्टिकल्स हो या किसी तरह का इन्फेक्शन हो, कितना मायने रखता है। तो किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि जहां पर चोट लगा वहीं पर उपचार करना, उसको पहले ठीक साफ सुथरा जगह लेकर आना होगा कि उसको डस्ट, घाव में डस्ट तुम घुसा दिए पूरा, मतलब जो चीज नहीं था उसको क्रिटिकल बना दी। तो एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पर आप प्रॉपर फर्स्ट एड दे सको। तो सरफेस पे जो जगह उसको बोलते हैं फर्स्ट एड रूम। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड रूम। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखना होता है, क्या क्या होता नहीं होता हम लेकर करके जानेंगे और समझेंगे, इस बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि किस कंडीशन में फर्स्ट एड रूम बनाना है, क्या कंडीशन क्या है, क्या प्रावधान है, कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हम लोग, क्या एक आदमी माइंस में रहेगा, 2 आदमी रहेगा, कोई बंद पड़ा खदान है 10 आदमी कर रहा है तो क्या फर्स्ट एड रूम बना देंगे, नहीं। फर्स्ट एड रूम बड़ा व्यवस्था होता है थोड़ा सा, है ना। तो किस कंडीशन में बनाए, किस कंडीशन में इसको बनाना है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है तो किस कंडीशन में बनाता है, जहां पर मोर देन 150%, जहां पर क्या होगा, एम्प्लॉय कितना होगा, मोर देन कितना एम्प्लॉय रहेंगे, 150%, 150%। 150% मतलब क्या हो गया, मतलब 151 आदमी हो या उससे ज्यादा हो। 150% मोर देन मतलब क्या हो गया, 151 आदमी हो या उससे ज्यादा हो। किस कंडीशन में ज्यादा हो, कब ज्यादा हो, किस दिन ज्यादा हो, ठीक है। इन एनी वन डे, सुनो, इन एनी वन डे, इंटरेस्टिंग बात यही है, इन एनी वन डे, किसी एक दिन, ऑर्डिनरी डे नहीं लिखा हुआ है, इन एनी वन डे, इन एनी वन डे, कोई भी एक दिन, ठीक है। कब, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, ये भी सबसे अजीब बात है, सोचने वाला बात है। ड्यूरिंग कब, प्रीसीडिंग, देखो ध्यान सुनो, कब हो रहा है, ड्यूरिंग कब, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, ठीक है। पुराना कैलेंडर ईयर में जाओ, पुराना कैलेंडर ईयर में जाकर निकाल के देखो अपना हाजिरी, क्या ऐसा कोई दिन था जिसमें 150 से ज्यादा हाजिरी बनाए तुम्हारा, अगर हाजिरी बनाए तो बनाओ, सिंपल बात है ये। इस साल का मत देखो, इस साल में कितना आदमी तुम भूल जाओ, पुराना साल निकाल लो। जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है, आज डेट क्या बोले, 13 अक्टूबर है 2022 है। तो पुराना साल निकालेंगे, पिछले साल कैलेंडर ईयर क्या था, तो 1 जनवरी था से कितना था, 31 दिसंबर था, कौन सा साल था, 2021 था। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 में हम लोग कोई भी ऐसा डेट में अगर किसी दिन मेन पावर का संख्या कितना 150 से ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर 151 आदमी हो या इससे ज्यादा हो, तो उस केस में हम लोगों को फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट एड रूम माइंड से बना के देना पड़ेगा। मोटा मोटी बात यहाँ पे जानने लायक बात, नोट करने वाला बात को मैं
ब्लैक, सॉरी माफ करना, ग्रीन कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। पहला बात, इन एनी वन डे लिखा हुआ है। दूसरा नंबर, प्रीसीडिंग कैलेंडर लिखा हुआ है। तीसरा बात, मोर देन 150 आदमी। तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है बाबू, तीनों लाइन को मिस मत करना। मोर देन 150 इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एनी वन डे लिखा हुआ है, और साथ में प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर का जिक्र किया गया है। यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का जिक्र नहीं किया गया है। प्रीसीडिंग पहले का कैलेंडर ईयर, पिछले साल का कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपको जांच करना है। ये सारा बात है। एक सवाल बच्चा लोग पुराने स्टूडेंट्स का मेरा मन में आ रहा हो, सर आप तो पिछले बार से 150 लिखा के छोड़ दिए थे, फिर आज इतना हाई डिटेल्स में पढ़ा रहे। बाबू ध्यान से सुनो, पिछले बार का कंपटीशन लेवल अलग था, अभी का कंपटीशन लेवल अलग है। पहले जो सवाल आता था सीधा रहता था 150 आदमी, 100 आदमी, 120 आदमी, 150 आदमी। अभी जो सवाल देगा लिखेगा 150 आदमी इन वन डे, 150 आदमी एट ए टाइम, 150 आदमी इन दिस ईयर, 150 आदमी इन फाइनेंशियल ईयर, 150 आदमी इन, साथ में लिखेगा 150 आदमी इन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। अब आप में से इतना 150 करके 4-5 आंसर भर देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अब से जितना पढ़ोगे थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। आपको जॉब चाहिए तो आपको हर एक बात को सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा, आपको बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा, आपको जॉब लेना है तो, ठीक है। दैट्स व्हाई थोड़ा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे हर एक चीज को। पिछले बार जो नोट्स आप पढ़े थे, हर बार नोट्स रिवाइज होता है, थोड़ा एडवांस पढ़ाया जाता है, तो इस बार का नोट्स हर बार से थोड़ा ज्यादा है। तो दो पहला बात तो ये हो गया। अब एक बात है, आप कहां पर बनाएंगे, सवाल पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। सर आप तो बोल दिए कि फर्स्ट एड बनाना है, लेकिन बनाएंगे कहां, रूम कहां पर बनाएंगे, लोकेशन क्या होगा इसका, लोकेशन किस जगह पे बनाएंगे। जो इसका जो लोकेशन होता है, किसका लोकेशन, फर्स्ट एड रूम का लोकेशन कहां होगा, कन्वीनियंट प्लेस इन सरफेस, कहीं पर जहां पर आपको सुविधाजनक हो, कन्वीनियंट प्लेस में सुविधाजनक, कहीं पर भी सुविधा जहां हो आप वहां पर बना दीजिए, ठीक है। कन्वीनियंट प्लेस कहां पर, एट सरफेस, सरफेस के ऊपर आपको जो लगता है ना, ठीक है, फेस के ऊपर आप जहां लगता है सुरक्षित बनाइए, लेकिन बनाइए, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 पर चर्चा कर लेता है। पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट क्या बोलता है, इसी से रिलेटेड। अब इसका जो आप बनाएंगे उसका जगह कितना चाहिए, स्पेस, उसमें स्पेस कितना होना चाहिए, कहां पर स्पेस, स्पेस आसमान में तो नहीं, फ्लोर पे स्पेस चाहिए ना, फ्लोर में, तो फ्लोर में कितना जगह होना चाहिए, फ्लोर में स्पेस कितना होना चाहिए। तो जब आप बनाओगे तो फ्लोर पे स्पेस कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, 10 स्क्वायर मीटर, कितना रखना पड़ेगा, 10 स्क्वायर मीटर का आपका जगह होना चाहिए, कहां पे, फ्लोर में होना चाहिए। मिनिमम कम से कम 10 स्क्वायर मीटर आपका जगह होना चाहिए फ्लोर में। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या बोलता है हम लोगों का, देखो हर एक पॉइंट से एक सवाल आ सकती है, इसलिए आप ध्यान से सुनो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब सवाल एक आता है कि ये जो रहेगा, ठीक है, ये जो रहेगा इसमें किस तरह के इक्विपमेंट रखेंगे, इक्विपमेंट जो फर्स्ट एड रूम है, क्या सिर्फ रूम बनाने से हो जाएगा, उसमें कुछ रखना नहीं है, तो नहीं, उसमें बहुत सारा सामान रखना पड़ेगा, जितना नीड है किसी आदमी को देने के लिए। तो ये जो है ना, इसका पूरा का पूरा चार्ट है ना, शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल, ठीक है। बहुत कोई शेड्यूल सुनकर डर जाता होगा कि सर शेड्यूल का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, कि शेड्यूल 2 है। मैं समझा देता, देखो शेड्यूल का मतलब सूची। जैसे आप एक बात सोचो कि रूल को सुंदर बनाने के लिए क्या किया गया ना, शेड्यूल को रूल के साथ नहीं जोड़ा है, मतलब रूल लिखा है की जगह शेड्यूल को डाला अलग, सूची को पीछे डाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप कहीं गए होगे, आप बोला होगा कि अनुसूचित जनजाति में ये लिस्ट है, लिस्ट में ये नाम है, तो अपना नाम देखते हो कि मेरा है कि नहीं, तो देखते हो नहीं, हम राजपूत है तो मेरा नहीं होगा, तो अनुसूचित जनजाति, इसका एक लिस्ट बनता है। उसी तरह एक लिस्ट है, लिस्ट कहां पे, रूल का बुक में। आप जब रूल का सारा नंबर जब खत्म होता है ना, बीच में आप देखोगे तो कुछ शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल मतलब कुछ सूची दी गई, शेड्यूल का मतलब सूची, कुछ लिस्ट है, उस लिस्ट में लिस्ट नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 मतलब सूची नंबर 2 में जाइए। सूची नंबर 2 में जितना भी नाम दिया है ना, सारा का सारा सामान फर्स्ट एड रूम में होना चाहिए। अब एक सवाल आता है कि सर इतना जब बोल ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार सेकंड शेड्यूल में क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। तो अगर आप सेकंड शेड्यूल में देखना चाहते हो तो मोटा मोटी इसमें क्या लिखा मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं। ए स्ट्रेचर होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, कन्वीनियंट हाइट जिसका हाइट दिया हुआ है 0.75 मीटर का हाइट का होना चाहिए, ठीक है। लार्ज इनफ टू द प्लेस ऑफ द स्ट्रेचर ऑन, इतना बड़ा होना चाहिए टेबल ताकि स्ट्रेचर को उसके ऊपर लाके रखा जा सके। एक बेंच और चेयर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, सॉप होना चाहिए, टॉवेल होना चाहिए, नेल ब्रश होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन का आयोडीन का जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, टिंचर, मतलब क्या होता है जो आयोडीन का जो लोशन आता है ना वो होना चाहिए। गर्म पानी का बोटल्स होना चाहिए, स्प्लिंट्स होना चाहिए, इसका लंबाई है 1.4, 0.9,
0.3, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स, ठीक है, 2 क्लिनिकल थर्मोमीटर होना चाहिए, आई बात होना चाहिए, ए पेयर ऑफ तुम्हारा इसके बाद जो जो लिखा वो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ देता हूं। ठीक है, एडिक्वेट, तो ये सारी चीजें आपका मॉर्फिन्स वगैरह ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। उस लिस्ट को आप पढ़ोगे, नहीं तो मैं इसको फोटो खींच के भेज दूंगा, उस लिस्ट के अनुसार आपका सामान होना चाहिए। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर तुम बोलोगे ना सर इसमें मेनली सवाल क्या आता है, तो इक्विपमेंट में ना कुछ सवाल आती है जो इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो वहां लिख सकते हो। जैसे एक सवाल आता है आपको पूछते हैं स्प्लिंट से रिलेटेड, स्प्लिंट होना चाहिए, मस्ट है। कितना स्प्लिंट चाहिए? 3 चाहिए, जिसका साइज दिया हुआ है। कितना स्प्लिंट चाहिए? 3, जिसमें एक लार्ज होता है, बाकी 2 को स्मॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 लार्ज होता है, LARG 1 लार्ज, इसका लंबाई होता है आपका 1 पॉइंट कितना होता है? 1 पॉइंट होता है 4 मीटर। ठीक है, और बाकी क्या होता है? 2 स्मॉल होता है, 2 स्मॉल। स्मॉल का साइज कितना होता है? तो स्मॉल का जो साइज होता है एक 0.3 और एक 0.9 होता है। 0.3 मीटर कम और एंड 0.9 मीटर होता है। तो ये होता है आपका क्या? स्प्लिंट होता है, मतलब ए नंबर इक्विपमेंट में आ गया। बी नंबर क्या था? 2 थर्मामीटर चाहिए, 2 क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्लिनिकल, देखो थर्मोमीटर अलग अलग तरह का होता है, एक साइंटिफिक थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है कि नहीं? साइंटिफिक थर्मोमीटर अलग होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो 2 क्लिनिकल थर्मोमीटर चाहिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, आप लोग अलग अलग थर्मोमीटर, केल्विन स्केल का नाम सुने होगे, फ़ारेनहाइट सुने होगे, सेल्सियस सुने होगे, है कि नहीं? तो अलग अलग तरह का थर्मोमीटर होता है, तो 2 क्लिनिकल थर्मोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये मेनली यही है। एक टेबल होना चाहिए, सब तो कॉमन बात है, बाद बाकी आप जितना सामान जोड़ना है आपको ये ध्यान में रखना, ये सब सवाल आ सकता है, दैट्स व्हाई मैं यहीं पे लिखवा दिया कि ये इक्विपमेंट स्पेशली आपको रखना है वहां पे। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया आपका किसमें? तो फर्स्ट एड रूम में क्या क्या होना चाहिए? पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, किस कंडीशन में बनाएंगे? जब मोर देन 150 आदमी हो तब हम लोग बनाते हैं, इन एनी वन डे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। लोकेशन कहां रहेगा? कन्वीनियंट प्लेस सरफेस पे रहेगा। फ्लोर एरिया कितना रहेगा? मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर रहेगा। इक्विपमेंट शेड्यूल 2 के तहत रखेंगे, जिसमें से 2 ठो का नाम बताए, बाकी बहुत है, मैं फोटो दे दूंगा, फोटो से लिखना चाहो तो लिख लेना, थोड़ा जगह छोड़ दो, अपने हिसाब से जो सुरक्षित लगे आप लिख सकते हो। याद करने के लिए तो पूरा रूल है बाबू, जितना याद करना चाहो करो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि जितना मेरे से जितना कम समय में काम हो जाए हम उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब जितना काम हो जाए, मतलब पूरी तरह काम हो जाए, कॉन्फिडेंटली कि काम हो जाए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो दैट इज इनफ टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये सारी बातें रही। अब हम लोग यहां तक देखें 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट में अगर किसी को कोई संदेह हो, डाउट हो, तब पूछ सकते हो। अच्छा, स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट थोड़ा समझा देते हैं। मॉर्फिन क्या होता है? अच्छा, ये तो मेडिकल टर्म है, आप सबको खुद से स्टडी करना चाहिए इन सब चीजों को, फ्री में समझ। स्प्लिंट क्या होता है? मान लो किसी का हाथ टूट गया, सपोज, तो हाथ टूट गया तो उसको उठाओगे ना तो हड्डी इधर उधर घूम जाएगा, तो उसको उठाने का तरीका होता है स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होता है? लकड़ी का पाटा जैसा होता है, लंबा लंबा, है ना? उसको तुम क्या करो, यहां से वहां तक लगा के बांध दो, कपड़ा से क्या करो, 2-3 जगह उसको, यहाँ पे मान लो हाथ टूटा हुआ है ना ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करो, बांध पट्टी देके उसको क्या करो, इसे मान लो मेरे पास कुछ औजार भी नहीं मैं दिखा सकूं, तो वैसे ला के यहाँ पे लगा के तुम बांध दो। मान लो यहाँ से हाथ टूटा है तो यहाँ से यहाँ तक बांध दिया तुम उसको, यहाँ पे लगा दिया ऐसा करके, और लगा क्या किया उसका हाथ को इसी तरह, तो क्या होगा, हाथ घूमेगा नहीं, इससे क्या होगा, उसका सेफ्टी बढ़ेगा, उसको स्प्लिंट्स बोलते हैं। मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन वगैरह किसी को जैसे दर्द वगैरह वहां पे लगाने के लिए होता है, ताकि दर्द थोड़ा सा कम हो, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल वहां पे करना है। ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, हाँ, वो कंधा का हड्डी हो गया, हाथ का जो टूटना हो गया, उससे बचने के लिए ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज का इस्तेमाल होता है ना, जैसा आप बोलोगे। स्प्लिंट्स, हड्डी टूटे जाए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का बना होता है, उसको हम लोग जहां पे हाथ टूट गया उसको लगा करते हैं। पेज नंबर जरूरत नहीं, मैं दे दूंगा, हो जाएगा। सर माइंस में एक ही फर्स्ट एड रूम होता है, हाँ, सरफेस पे एक ही फर्स्ट एड रूम काफी है। ठीक है, फर्स्ट एड रूम काफी है। अगर फर्स्ट एड रूम माइंस में नहीं है तो डिस्पेंसरी है, तो फर्स्ट एड रूम बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारा ऑलरेडी एक डिस्पेंसरी है, माइंस का रेडियस में एक डिस्पेंसरी है, कोई हॉस्पिटल है, तो आपको फिर जरूरत नहीं है, फिर अलग से आपको क्यों बनाओगे, वहीं पे ले जाओगे, इसको चोट लगा है। ऐसा बहुत जगह होता है कि माइंस से उसी का देखोगे थोड़ा सामने एक हॉस्पिटल बना हुआ है, तो जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी में ले गए, ऐसा होता है। चलो हम लोग अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं तो इसी में उलझ के रह जाएंगे, हम लोग क्लास को नहीं कर पाएंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, मुझे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाना है आज का टॉपिक में, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाने का अपना टॉपिक आगे बढ़ाने का मौका दो। तो अब सवाल है कि ये तो सर हो गया, तो फर्स्ट एड रूम बना देंगे, तो बनाने के बाद सामान भी रख दिए, तो क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे खुला, तो गाय बकरे कोई भी आके घुस जाए, कोई भी आके बैठे, कोई भी आदमी शराब सिगरेट जो मन करे पिए? नहीं बाबू, फर्स्ट एड रूम बनाने के बाद ना उसको किसी का चार्ज देना पड़ेगा, किसी को चार्ज वहां रखना पड़ेगा, किसी के अंडर क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज में देना पड़ेगा, भाई ये आपके अंडर है, आप ही इसके कर्ता धरता हो, आप ही इसके, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सर्व, ठीक है,
आप ही इसके मालिक हो, ठीक है, तो आप ये जो चीज है किसके अंडर चार्ज होगा, चार्ज अंडर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का फास्टेड रूम का 5वां नंबर पॉइंट, चार्ज अंडर, यानी किसके अंडर में चार्ज होगा। फास्टेड रूम मेरा किसके अंडर चार्ज होगा, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, चार्ज अंडर, CHARGED, चार्ज अंडर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान सुनना। तो जो भी फास्टेड रूम होता है ना, दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर बी। ए नंबर, अगर वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय का संख्या के ऊपर, अगर जो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय का संख्या, ठीक है, अप टू 1000% एम्प्लॉय है, अगर क्या है माइंस में कितना एम्प्लॉय है, अप टू 1000 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कितना बाबू 1000, 1000 अगर एम्प्लॉय है तो क्या होगा, तब उसको चार्ज किसके अंडर रखना पड़ेगा, ए मेडिकल प्रैक्टिशनर का चार्ज अंडर रखना पड़ेगा, ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसके अंदर चार्ज रहेगा, वो ए मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर चार्ज रहेगा, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के रहेगा चार्ज लेना, ठीक है। और अगर वही फास्टेड स्टेशन, ठीक है, मोर देन 1000% है, ठीक है, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर चार्ज रहेगा ये हर कंडीशन में, लेकिन इसी के साथ बट ठीक है, अगर जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय जो है मेरा अगर वो मोर देन कितना हो जाए, 1000 अगर हो जाए, 1000 से बढ़ के 1000 हो जाए, तो चार्ज मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर तो रहेगा, ठीक है, किसके अंदर चार्ज रहेगा, चार्ज किसके अंदर चार्ज रहेगा, चार्ज अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर तो रहेगा, चल प्रैक्टिशनर तो रहेगा, लेकिन इसके साथ प्रैक्टिशनर 24 आवर। देखो इस केस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि तुम 24 घंटा के रखो, मैंडेटरी नहीं है, बस तुमको चार्ज दे देना, हो सकता है वो 8 घंटा काम करे, 6 घंटा काम करे, 10 घंटा काम करे, जितना है वो चार्ज रहेगा 1000 तक। लेकिन जैसे ही 1000 से ज्यादा आदमी हो जाता है माइंस में, तो हमको क्या करना है, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, जो चार्ज होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर में वो कितना देरी तक हो जाएगा, तो उसको 24 घंटा तक रखना पड़ेगा, हो सकता है तो आपको 3-3 शिफ्ट चलाना पड़े, एक तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को देना पड़े। अब एक सवाल आता है कि ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हो तो क्या काम चल जाएगा, क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो उसके साथ कोई ना हो तो क्या सफिशिएंट है, नहीं, तो उसके साथ करना पड़ेगा क्या, साथ ही साथ उसको क्या देखना पड़ेगा, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बोला गया ना, उसके साथ क्या देना पड़ेगा उसको, ठीक है, इसी के साथ क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए, एंड, इसमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा एंड, ठीक है, एंड द मेडिकल प्रैक्टिशनर, द मेडिकल जो आदमी है ना, जो आप डॉक्टर जो आप रखे हो, प्रैक्टिशनर जो है PION, मेडिकल प्रैक्टिशनर, असिस्टेड बाय, उसको असिस्ट करेगा, हेल्प करने के लिए चाहिए। जैसे मान लो किसी आदमी को क्या करना है, बैंडेज करना है, तो वो थोड़ी ना जाके बैंडेज करेगा यार, इंजेक्शन लगाना है, सिलाइन चढ़ाना है, वो सिर्फ काम क्या, उसको देखना, हाँ ये है, इसका ये मेडिसिन दे सकता है, ये उसका काम है, लेकिन वो सब काम नहीं करेगा, उसको चाहिए असिस्ट करने वाला, द मेडिकल प्रैक्टिशनर असिस्टेड बाय, उसको असिस्ट करना होगा, असिस्टेंट देना पड़ेगा, असिस्टेड बाय, किसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा उसको, बाय अ नर्स, नर्स, एक नर्स चाहिए उसको, एक नर्स रहना चाहिए वहां पे, नर्स, ठीक है, नर्स, एंड इसके साथ एंड ड्रेसर चाहिए, और कंपाउंडर, एक कंपाउंडर हो या ड्रेसर हो, दोनों में से कोई एक आदमी रहेगा, साथ में एक नर्स। मतलब यहां से तुम एक बात समझ सकते हो कि एक महिला रहेगी और एक कोई पुरुष रहेगा, जिसमें एक ड्रेसर होगा या एक कंपाउंडर होगा। कंपाउंडर एक्चुअली पुरुष ही होता है, ड्रेसर भी पुरुष ही होता है, तो एक महिला रहेगी उसमें से और एक पुरुष व्यक्ति रहेगा जो ये। अब यहाँ पे तुमको एक सवाल का जवाब मिल गया होगा, जैसे यहाँ पे तुम बोलोगे ना कि सर यहाँ पे अप टू 1000 आदमी लिखे हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में रहेगा, और यहाँ पे लिखे मोर देन में, तो कितना लिखे आप, 1000 से ज्यादा हो तो 24 घंटा। तो मान लीजिए सर कि यहाँ पे 1000 नहीं है तो 24 घंटा से कम है, तो सर उस समय कौन रहेगा, किसके चार्ज में रहेगा, तब यही लोग देखेगा, नर्स और कंपाउंडर मिलके ही उसके चार्ज में रहेगा। देखो यहीं पे सारा जवाब है। अगर 1000 व्यक्ति होता है तो किसके चार्ज में रहेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर में। नॉर्मली कितना देरी तक, टाइम मेंशन नहीं, मतलब 8 घंटा भी, 10 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकता है, तो 12 घंटा हुआ, बाकी 12 घंटा किसके चार्ज में रहेगा, उसका जवाब यहां पर है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर असिस्टेड बाय नर्स और ड्रेसर, ये तो है ना भाई, तो इसके चार्ज में रहेगा, उसको चार्ज में रहना पड़ेगा।
वो जाके देखेगा, वो दवा दारू करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये बात बोला गया, मोटा मोटी जो बात निकल के आ रहा है कि जो फर्स्ट एड रूम होता है वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का चार्ज में हमेशा देना पड़ेगा। यानी फर्स्ट एड रूम जहां पर भी वहां पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए हमेशा, और एम्प्लॉय का संख्या अगर 1000 से ज्यादा हो, वही मेडिकल प्रैक्टिशनर को 24 घंटा वहां पे बैठा कर रखना पड़ेगा। अब उसको मत बैठाओ, दूसरा बैठाओ, दूसरा नहीं, तीसरा बैठाओ, चौथा बैठाओ, 4-5 आदमी को अपॉइंट करो, वहां बैठाओ, लेकिन 1000 अगर आदमी ज्यादा है तो 24 घंटा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल प्रैक्टिशनर असिस्टेड बाय किसके द्वारा? उसको एक नर्स चाहिए और एक ड्रेसर या एक कंपाउंडर का जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उसको चाहिए, तभी जाकर वो वहां पर काम करेगा। और ये क्या होता है? ये होल टाइम ड्यूटी के लिए होता है, होल टाइम ड्यूटी। ये दोनों है ना बाबू, देखो ध्यान से, ये दोनों ना मेडिकल प्रैक्टिशनर असिस्टेड बाय नर्स और ड्रेसर, क्या होगा? संपूर्ण समय होल टाइम ड्यूटी में रहेगा, होल टाइम ड्यूटी। गधा इसका मतलब मत सोचना कि एक ही आदमी बैठा के रखेगा, नहीं, 3 शिफ्ट चलाओ, 4 शिफ्ट चलाओ, आदमी को बदलो, लेकिन हर समय रहेगा वहां। अब ऐसा नहीं है, नहीं इसमें लिखा हुआ है तुम्ही को रहना पड़ेगा, देखो लिखा है 24 घंटा, तुम्ही को 24 घंटा ड्यूटी, गधा ऐसा मत मारबो करे पकड़ के तुमको, अगर ऐसा बोलो तो। किसी को मत बोलना ऐसा, सुना कि नहीं? उसको क्या बोलना है, उसको समझा के बोलना। उस समय क्या करना है, उस समय 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट चलाएंगे हम लोग। तो देखो, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा मोटा मोटी बात जो आपको बताया गया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें रही, ये सारी चीजें थी जो आपको समझाना था मुझे। आप मोटा मोटी यहाँ पे देखो क्या क्या था नहीं था, ये सारी बातों को तुम देख लो। तो ये मोटा मोटी चीजें हो गई आप लोगों के पास, ठीक है। थोड़ा सा और इसको और देखते हैं, कुछ अगर पॉइंट इसमें अगर छूट रहा तो, फर्स्ट एड रूम से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट ऐसा आ रहा है, कुछ छूट रहा है तो मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हमको नहीं लग रहा है कुछ छूट रहा पॉइंट, एक वर्ड यहाँ पे मेंशन होता है, उसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या उसकी जगह लिखा हुआ है। फर्स्ट एड रूम ऑर्डर रेडी अवेलेबल थ्रू ऑर्डर सीट नेम द सीट। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, जो 1000 पर्सन है ना, ये क्या है 1000 पर्सन? ये वन डे है या क्या है? यहाँ पे जो 1000 पर्सन है ना, ये एक वर्ड यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है, ये ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है ना। 1000 पर्सन क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड? ये जो यहाँ पे जो बात बोला जा रहा है ना, अप टू 1000 पर्सन एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है ना, यहाँ पे क्या वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के बारे में बोला जा रहा है, क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, ठीक है। ऑर्डिनरी, ये थोड़ा सा मिसिंग है, इसको लिख लो, मैं ओ लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। ऑर्डिनरी 1000 पर्सन एम्प्लॉय, ठीक है। तो ऑर्डिनरी यहाँ पे लिखता हूँ, ऑर्डिनरी सैंपल, ठीक है। ऑर्डिनरीली 1000 पर्सन। तो मोटा मोटी यही बात था, ठीक है। इसमें आप देख लो, कुछ बच्चों का मैसेज आ गया, फटाफट देख लेता हूँ क्या क्या लिखा है। हाँ सर दबा करो। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय कल का क्लास में रवि समझाया है, कल का क्लास का रिकॉर्डिंग देखोगे। एक्चुअली होता है क्या, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन होता है डेली बेसिस पे। तो प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में जितना एवरेज पर्सन मौजूद होता है माइंस में, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। कल का वीडियो देखो, उसमें लास्ट में मैं समझाया, उसमें मिल जाएगा। लाइटनिंग कितना होता है, ऐसा कुछ नहीं स्टैंडर्ड दिया, फर्स्ट एड में रूम में लाइटनिंग का व्यवस्था है, उसको हम लोग देखेंगे। इस क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वहां पे देखूंगा। डॉक्टर को मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, डॉक्टर को ही मेडिकल, जो डॉक्टर होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, हाँ होता है। जहां तक मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, ठीक है। वो जो होगा ना एलोपैथिक सिस्टम से। अब यहाँ पे एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो डॉक्टर होगा ना वो एलोपैथिक सिस्टम से रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हेमोपैथी वाला रख दिया, वो सब नहीं चलेगा, एलोपैथिक सिस्टम से होना चाहिए। परमिशन कौन देगा इसका? बी पॉइंट में क्या है, एम्प्लॉय मोर देन अगर 1000 हो तो चार्ज अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर 24 आवर, 24 घंटों मेडिकल प्रैक्टिशनर का चार्ज मिलेगा। अगर 1000 से कम होती है। अब एक चीज देखते बाबू, आप लोग कितना बात को सीख पाए, समझ पाए। एक छोटा सा मैं रिवीजन जैसा लेता हूं 5-7 मिनट का, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि मैं सिखा पाया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला कुछ सवाल मैं पूछ लेता हूं, देखता हूं कि जो फर्स्ट एड, जो सुन, अरे जवाब दे रहा तुम लोग, लाइट कम है यार, बोरा मेरा लाइट कम है। अब ठीक है, देखो, तो अब फास्टेड के बारे में, अब फास्टेड से रिलेटेड कुछ बात को हम लोग देखते हैं, ये करते हैं। रुको यार, लाइट वाला बोल के ना तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर दिया। लाइट फुल है भाई, पूरा एकदम मोबाइल का ब्राइटनेस को एकदम 100 पे पहुंचा दिया, और कितना चाहिए तुमको। चलो, तो पहला फास्टेड से रिलेटेड पहला सवाल आपका ये आता है,
हाँ, तो तुमको जान क्या रह रहा तो वो लाइट को हम बंद किए हैं, लाइट बढ़ाए नहीं, लाइट को बंद करना पड़ा तब जाके बढ़िया हुआ। ठीक है, अब क्यों ऐसा हुआ तुम लोग समझाएगा मुझे। ठीक है, फिजिक्स अगर पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि लाइट का ऐसा क्यों बढ़ाए तो इधर कैसे बढ़ गया, घटाए तो इधर कैसे बढ़ गया। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोग का, पहला पॉइंट कितना व्यक्ति पे हम लोग फर्स्ट एड रूम बनाएंगे। माइंस में कितना व्यक्ति पे फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है, चलो माइंस में कितना व्यक्ति पे फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है, वेरी गुड, मोर देन 150 व्यक्ति। कौन गधा 1000 आदमी लिखा है, 150 व्यक्ति जहां रहेगा उस पर फर्स्ट एड कहां पर बनाया जाता है माइंस में। फर्स्ट एड कहां पर बनाएंगे, फर्स्ट एड रूम कहां पर बनाएंगे, सरफेस पे कन्वीनियंट प्लेस पे बनाते हैं। फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है सरफेस पे कन्वीनियंट प्लेस, जहां लगे आपको सुविधाजनक स्थान वहां पर बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट एड रूम होगा 150 व्यक्ति पे जो बना रहे हैं, ठीक है, 150 व्यक्ति क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं है तो क्या है, ये कब है, कब का ये रिकॉर्ड है, किस समय का रिकॉर्ड है, क्या 150 व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, हाँ या क्या है, ये क्या ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, नहीं, क्या है ये वन डे, किसी भी एक दिन में, एनी वन डे में, अगर प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर का किसी एक दिन में अगर व्यक्ति का हाजिरी अगर 150 गया हो, ठीक है, तब जाकर मुझे फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर का किसी एक दिन अगर 150 आदमी से ज्यादा हाजिरी अगर मेरा बना है तो मुझे फर्स्ट एड रूम बनाना है, वो कंडीशन दिया हुआ है। सिर्फ 150 आदमी बोलोगे तो करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा डियर, दोनों तुमको बोलना पड़ेगा। दूसरा बात, पहला बात हो गया, दूसरा बात पे बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट एड रूम हो गया। अब ये जो फर्स्ट एड रूम बनाएंगे उसका जो फ्लोर एरिया कितना रखना है, फ्लोर एरिया कितना होगा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा। फर्स्ट एड रूम में रखा गया इक्विपमेंट में किस शेड्यूल के तहत उसमें सामान रखाता है, फर्स्ट एड रूम में रखा इक्विपमेंट कौन सा शेड्यूल के तहत होता है, तो शेड्यूल 2 में जो दिया गया है वो। कितना सारा स्प्लिंट रखना है, स्प्लिंट्स कितना रखा जाएगा फर्स्ट एड रूम में, 3 रखा जाएगा। सबसे बड़ा स्प्लिंट का साइज कितना होता है, सबसे बड़ा स्प्लिंट का साइज कितना होता है, सबसे बड़ा स्प्लिंट साइज होता है 1.4। ठीक है, मीडियम वाला का स्प्लिंट का साइज कितना है, मीडियम का स्प्लिंट साइज का कितना लंबाई है, तो कितना है 0.9। और एक होता है कितना, तीसरा क्या बचा, 0.9 हो गया, कितना हो गया 0.3, 3, 9, 1.4 3 होता है। कितना थर्मामीटर रखना है वहां पे, कितना थर्मामीटर रखना है, तो 2 थर्मामीटर रखना है। फर्स्ट एड रूम किसके चार्ज में होगा, फर्स्ट एड रूम किसके चार्ज में होगा, फर्स्ट एड रूम किसके चार्ज में अंदर होता है, तो किसके चार्ज में होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं हम लोग उसको, मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में होता है। ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में क्या कंडीशन है कि 24 घंटा रहेगा, किस कंडीशन में 24 घंटा मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में रहेगा, अगर किस कंडीशन में, अगर मेन पावर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का संख्या कितना हो जाए, जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय उसका संख्या कितना हो जाए बाबू, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय अगर कितना हो जाए, ठीक है, कितना हो जाए, मोर देन, अगर कितना हो जाए ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, अगर मोर देन अगर 1000 हो जाता है तो मेरा वो किसके चार्ज में रहेगा, वो 24 आवर मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में रहेगा। ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको एक नर्स चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए, एक नर्स के अलावा उनको एक चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए उनको, एक नर्स के अलावा एक कंपाउंडर चाहिए और एक साथ में कंपाउंडर या ड्रेसर में से कोई एक चाहिए। ये सारी चीजें उनको व्यवस्था करके देना पड़ेगा तब जाकर, ठीक है, ये होता है मोटा मोटी बात। तो आपको यहां तक ये सारी बातें समझ में आ गई, सीखने को मिल गया क्या होता है फर्स्ट एड रूम, क्या होता है, कैसा होता नहीं होता है। अब हम लोग अपना टॉपिक का सेकंड पार्ट पे जाएंगे। सेकंड पार्ट इसके साथ डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट एड रूम का जो ये होता है ना, उसका भी एक चीज दिया हुआ है साथ में, द फर्स्ट एड रूम शैल बी सिचुएटेड कन्वीनिएंट प्लेस पर दिया हुआ है। तो मोटा मोटी सारा बात हो गया, हम लोग अपना टॉपिक को, आप टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीजों में जाते हैं। ये जो आप रूल पढ़ रहे हैं बाबू, 40 से लेके 45 ए तक का सारा रूल एक साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं। सारा का सारा बात इधर उधर लिखा हुआ है, बहुत अनऑर्गेनाइज वे में है, हम तुमको ऑर्गेनाइज वे में समझा रहे हैं ताकि जीवन में फिर आपको मतलब दिक्कत ना हो, आप आसानी से पढ़ पाओ। कभी आप पढ़ोगे भी ना तो आपको नहीं लगेगा कि आप बहुत कम जानते हो। फिफ्टी हॉरिजॉन्टल लक्स, हाँ ठीक है, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल होगा, लाइट का व्यवस्था 50 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, सही है। फर्स्ट एड रूम है ना, फर्स्ट एड स्टेशन है यार, चेक कर लेना एक बार, लाइट लाइट करके ना तुम पूरा बोखिया दिया तुम लोग मुझको।
फर्स्ट रूम का लाइट, अच्छा ठीक है, मुझे 2-4 मिनट का समय दो, मेरा है कॉपी में लिखा, मैं तुमको दिखा देता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली डेटा इसका, है ना, कोई बहुत बड़े इशू नहीं, 2-4 मिनट में बता देंगे, है कॉपी में डेटा है, कॉपी में कहीं है रे, मिल जा मिल जा मिल जा। किसी को कंफर्म याद है लाइट कितना होना चाहिए? लाइटनिंग 178, क्या बोले फास्टेड, क्या था फास्टेड रूम था ना, अंडरग्राउंड के बारे में तो ठीक है, मैं सही हूं, वो जो 15 लक्स जो हॉरिजॉन्टल तुम लोग बता रहे हैं ना, वो फास्टेड स्टेशन का है, रूम का नहीं है, ठीक है, रूम तो सरफेस पे होता है ना, तो उसके लिए वैसा कुछ बात नहीं लिखा गया कि इतना लाइट होना चाहिए, ठीक है, हाँ, वो फास्टेड स्टेशन का ही है। चलो बिना मतलब को मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, चलो यहाँ पे देखो, अब हम लोग रूम के बारे में स्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्टेड स्टेशन, नेक्स्ट फर्स्टेड स्टेशन, हेडिंग दो, स्टेशन से रिलेटेड सारा बात लिखो, जल्दी लिखो, फर्स्टेड स्टेशन, थोड़ा सा क्लास को स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है, चलो, सिर्फ मजा आना चाहिए, आपको सीखने समझने का मौका मिलना चाहिए, सभी कर लगो। अब सबसे पहला बात है कि फर्स्टेड स्टेशन चीज क्या होता है, देखो, फर्स्टेड रूम मतलब तुम रूम बनाए, रूम मतलब क्या बनाए, एक घर बनाए, उस पर टेबल रखे, उस पर स्ट्रेचर रखे, बाकी चीजें बनाए, उसको फर्स्टेड रूम बोलेंगे। फर्स्टेड स्टेशन मतलब एक छोटा सा व्यवस्था जहां पर किसी व्यक्ति को तत्काल में फर्स्टेड दिया जा सकता, बैठा के दिया जा सकता, मतलब कैसे समझाओ मैं, जैसे मान लो तुम्हारा घर भी एक फर्स्टेड रूम बना सकते हो, घर में क्या किया कि एक छोटा सा फर्स्टेड सामान देने के लिए जो जो व्यवस्था हो तो सब सा रखे, उसी को बोलेंगे फर्स्टेड स्टेशन। वहां स्ट्रेचर रखना मस्ट होता है, स्ट्रेचर रहना चाहिए ताकि आदमी को लेटा के ले जाया जाए। अब ये जो सवाल है, मतलब फर्स्टेड रूम से फर्स्टेड स्टेशन छोटा होता है, सिंपल बात तो ये समझना है, छोटा होता है, इसका अरेंजमेंट छोटा होता है ना, रूम नहीं होता है, एक स्टेशन छोटा सा जगह को ऑक्यूपाई करके स्टेशन बनाया जाता है कि हाँ ये स्टेशन है मेरा। अब सवाल ये आता है कि कहां कहां बनाएंगे, इसका लोकेशन क्या होगा, किस लोकेशन में बनाएंगे, लोकेशन, अच्छा सबसे पहले देखते हैं इसका, अच्छा लोकेशन ही लिखते हैं, लोकेशन के साथ साथ ना लोकेशन, और साथ ही साथ आपको ये भी इसमें आ जाएगा, लोकेशन के अलावा आपको क्या आ जाएगा, इसी में आपको आ जाएगा किस कंडीशन में बनाते हैं, सारा बात इसी में आ जाएगा। तो फर्स्टेड स्टेशन ना हर एक जगह बनाना है, चाहे आप सरफेस पे काम करें तो भी आपको बनाना है, अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में काम करें तो भी बनाना है, और अगर आप ओपन कास्ट में काम करें तो भी बनाना है। तो सरफेस में अगर है तो सरफेस में कहां कहां होना चाहिए, अगर सरफेस पे कोई व्यक्ति काम करता है तो कहां कहां होना चाहिए, उसका लिस्ट जल्दी से लिखो। एट टॉप ऑफ माइन एंट्रांस, एट टॉप, एट टॉप ऑफ, ठीक है, वर्किंग माइन एंट्रांस लिखो, देखो टॉप ऑफ माइन एंट्रांस, देखो माइन एंट्रांस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एंट्रांस, वर्किंग कंडीशन, जो काम कर रहा बाबू, जो वर्किंग कंडीशन में ना उसी में, ऐसा नहीं कि बंद पड़ा वहां जाकर बना दिया, नहीं, जो मेरा माइन सरफेस के ऊपर है, जो काम कर रहा है, जैसे मान लो कोई 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 अचानक से क्या हो रहा है, बोझाई खलिया उठ रहा है, तो वहां नहीं बनाएंगे, उसमें भी देना पड़ेगा। अगर कोई अचानक में सिर्फ आदमी आना जाना कर रहा तो उसमें भी बनाना पड़ेगा। तो जो भी अचानक जो भी एंट्रांस है माइंस का, वहां पर आपको देना पड़ेगा, उस पॉइंट पे देना पड़ेगा। दूसरा वर्कशॉप में होना चाहिए, जहां पे व्यक्ति काम करते हैं, वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट छोटा मोटा चोटघाट वर्कशॉप में लगता है ना। आप कभी अपना ट्रेनिंग के दौरान जब आपको करवाया गया होगा वर्कशॉप, उसमें भी देखे होंगे कभी ना कभी किसी को चोट लगा ही होगा, हम लोग के यहाँ तो बहुत लगा है। स्क्रीनिंग प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांट, अगर किसी तरह कोई स्क्रीनिंग प्लांट है, स्क्रीनिंग प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांट मतलब जहां पे कोयला का ढुलाई उलाई साफ सफाई किया जाता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग प्लांट, कोल स्क्रीनिंग प्लांट, कोल स्क्रीनिंग प्लांट, PLANT प्लांट, ठीक है, यहां पे देना होगा। 4 नंबर और सरफेस पे क्या होना चाहिए, लोडिंग पॉइंट, लोडिंग पॉइंट किसी भी लोडिंग पॉइंट में देना पड़ेगा, ठीक है, लोडिंग पॉइंट में देना पड़ेगा, कहीं अगर लोडिंग कहीं हो रहा है, ठीक है, कोई चीज को लोड उड किया जा रहा है ना, उस पॉइंट पे देना होगा।
ये 4 हो गए। इसके अलावा एक 5वां नंबर पॉइंट जो मैंडेटरी है यहां देना पड़ेगा, लोकेशन वेयर मोर देन 50%, ठीक है, एम्प्लॉय, हर एक जगह देना पड़ेगा, एवरी लोकेशन। इसके अलावा एवरी लोकेशन में देना पड़ेगा, कहां पे, लोकेशन वेयर, ध्यान से देखो, वेयर 50, वेयर मोर देन 50%, ठीक है, 50%, ठीक है, पर्सन एम्प्लॉयड एट एनी टाइम। एम्प्लॉयड मतलब वर्क लिखो, वर्क या प्रेजेंट एट एनी टाइम। एम्प्लॉय मतलब वर्क ज्यादा सही है, एम्प्लॉय एट एनी टाइम। किसी भी समय अगर 50 आदमी वहां काम करने के लिए मौजूद है तो उस जगह पे आपको सरफेस बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, लोकेशन कहां है, फर्स्ट स्टेशन का कहां बनाएंगे, सरफेस के ऊपर, टॉप में रहेगा माइंस का एंट्रांस पे, वर्कशॉप में रहेगा, स्क्रीनिंग प्लांट पे, लोडिंग प्लांट पे, और जहां पर 50 से ज्यादा आदमी काम कर रहा है वहां पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सब चीज तुमको याद रहेगा, बस इसमें तुमको ये वाला याद रखना है, यहाँ पे मोर देन 50% है। इसके साथ बाकी चीजों में जब डिफरेंस है ना वो समझाऊंगा तो समझ में आएगा। पहले इसको लिखो, जहां पे क्या है वो मोर देन 50% प्रेजेंट है काम करने के लिए, एक ही समय में, एक शिफ्ट में नहीं, एक दिन में भी नहीं, 50, एक ही समय में। अगर 50 से ज्यादा आदमी वहां काम कर रहा है तो वहां पर भी देना पड़ेगा सबको। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ, जैसे एक ऑपरेशन में मान लेता हूं, सब मान लो लॉन्ग वाल है, ठीक है, तो लॉन्ग वाल फेस चल रहा है, फेस में तुमको जब मेंटेनेंस करना तो क्या होता है, तो पूरा फेस क्रूज आती है, उसको एडवांस करना है, उसको खोलना है, उसको सब चीज टाइट करना है। तो उस कंडीशन में तुम देखोगे 80 टाइम 50 आदमी वहां काम कर रहा है, तो फेस में लॉन्ग वाल का 50 अगर आदमी, सॉरी माफ करना, ये तो अंडर सरफेस में बात कर रहा हूं ना, सॉरी। अगर मान लो सरफेस पे कोई मशीन या ऐसा कोई जगह है जहां पर एक साथ 50 आदमी जाके काम कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, जैसे ओपन कास्ट में तुम देखो कहीं लोडिंग चल रहा है, तो लोडिंग पॉइंट पे तो देना है ही, साथ में अगर 50 आदमी ज्यादा एक साथ वहां पे काम कर रहा है तो भी वहां पे देना है, ठीक है। चलो ये मोटा मोटी बात होगी। अब इसके अलावा ओपन कास्ट में बी नंबर पॉइंट किसके बारे में, ओपन कास्ट, सरफेस के बारे में हो गया, ओपन कास्ट में ओसीपी। ओपन कास्ट में कहां कहां देना होता है, तो यहां पे देना पड़ेगा 1 फास्टेड स्टेशन फॉर 50%, ठीक है, और पार्ट एट एनी वन टाइम। यहां पे एक फास्टेड स्टेशन, हर एक फास्टेड स्टेशन, देखो यहां पे क्या है, इसका कंडीशन क्या लिखा हुआ है, 1 फास्टेड स्टेशन, देखो 1 फास्टेड, एक फास्टेड स्टेशन, 1 फास्टेड स्टेशन, अच्छा से लिखो यार, स्टेशन प्रोवाइडेड, ठीक है, 1 फास्टेड स्टेशन प्रोवाइडेड फॉर 50% और पार्ट, और 50% और पार्ट। प्रीवियस बच्चा बोल रहा होगा कुछ कुछ बोल, सर इतना तो हम लोग को नहीं पढ़ाए थे डिटेल्स में। बाबू आपको नहीं पढ़ाए तो उसमें कंपटीशन कम था, तुम एग्जाम 2022 वाला नहीं दिए, अब तुमको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में, ठीक है। पर्सन और पार्ट एट एनी वन टाइम, एट एनी वन टाइम, किसी भी समय, एट एनी वन टाइम, किसी एक समय में अगर 50 या उसका कोई हिस्सा का आदमी काम कर रहा है कहीं पर भी, उस जगह पे तुमको फास्टेड स्टेशन बनाना है। 50 आदमी हो या उसका पार्ट हो, मतलब 10 आदमी 20 आदमी कहीं पर भी काम कर रहा है तो फास्टेड स्टेशन बना, उस जगह पे रहना। फास्टेड स्टेशन कुछ नहीं होता, एक बक्सा होता है छोटा सा, उसमें फास्टेड का सारा सामान रखा रहता है। जैसे ये है क्या है नहीं, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे क्या होता नहीं होता। पहले देखो क्या कहां कहां बनाना है, तो सरफेस पे कहां पर बनाएंगे, टॉप ऑफ माइंस इंट्रा से बनाएंगे जो वर्किंग कंडीशन में है, वर्कशॉप में बनाएंगे, स्क्रीनिंग प्लांट में, लोडिंग प्लांट में, स्क्रीनिंग मतलब जहां कोयला को साफ किया जाता है, एवरी लोकेशन वेयर मोर देन 50% काम कर रहा एट एनी टाइम में, तो वहां बनाएंगे, और ओपन कास्ट में यहां पर बनाएंगे। अब इसके बाद आते हैं अंडरग्राउंड के बारे में बात करते हैं। सर को परेशान मत करो, क्या ऐसा लिखना पड़ा इसको, सर अप टू 1000 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड वाला एक बार फिर से बताएं। पूर्णेंदु मेहर, अच्छा उस पर आते हैं। पूर्णेंदु आपका सवाल को रखना आप क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है। चलो तो ये मोटा मोटी हो गया बात। अब हो गया हम लोग ए और बी देख लिए, अब सी नंबर पे आते हैं। तो मोटा मोटी ए और बी में हो गया ओपन कास्ट अंडरग्राउंड वाला। और एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा बाबू, जैसे देखो अगर क्लास में मोटा मोटी क्लास में टोटल 160 बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है, अब वो बच्चा सब समझ रहा है, एक बच्चा नहीं समझ रहा, तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है। आप मतलब क्लास में ध्यान से सुने नहीं, कुछ मिस हुआ आपसे, तो आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि कभी ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में बने तो सब बच्चों को बिना डिस्टर्ब किए तुम कल का वीडियो लेक्चर खोलो, उसको पढ़ लो, वहां से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्लास के एंड में अपना सवाल को पूछो, तो ज्यादा बेहतर, जब मैं पूछने बोलूं तब पूछो या क्लास के आखिर में पूछो, इससे बाकी बच्चे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बाकी बच्चे भी क्लास करने के लिए आए हैं ना, बोलो। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड में कहां कहां बनाएंगे, ध्यान देखो,
टॉपिक थोड़ा सा, आज का टॉपिक जितना भी टाइम लगेगा मैं खत्म करके छोड़ूंगा। बिलो ग्राउंड में कहां पर बनाएंगे? बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट, एक नंबर पॉइंट, बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट, बॉटम मतलब पिट बॉटम, वहां पे सरफेस पे था, नीचे में बनाना है, बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट, हर शाफ्ट के नीचे एवरी शाफ्ट, शाफ्ट बॉटम में देना है। इंक्लाइन नहीं बोला है गधा, सिर्फ शाफ्ट बॉटम बोला है, ध्यान रखना। नियर द ड्राइव एंड ऑफ हॉलेज, ड्राइव एंड ऑफ हॉलेज, नियर ड्राइव एंड, ड्राइव मतलब ड्राइव एंड, ड्राइव एंड मतलब जो मोटर चल रहा है आपका, जो मोटर चला रहे हैं आप, ठीक है, मोटर जो हॉलेज इंजन, मोटर जो इंजन लिखो, ड्राइव एंड ऑफ हॉलेज मतलब जो इंजन घर आपका है ना, इंजन है वहां पे देना है, ठीक है। तीसरा नंबर जो ड्राइव कर रहा है ना, चलने वाला जो ड्राइव कर रहा है, जो हॉलेज को चला रहा है वहां देना है। इन और एट एंट्रांस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन और एट हम लोग सिर्फ वहीं पे बनाते हैं, एट एंट्रांस, एंट्रांस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी, हर डिस्ट्रिक्ट में या उसका एंट्री में आपको बनाना है। माइंस में सबसे ज्यादा वहीं पे मिलेगा, यहां पर मिलेगा नहीं, गारंटी बहुत कम है, लेकिन मिलता है यहां पे, ठीक है। अक्सर जो माइंस में होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू फास्टेड से 300 मीटर, एट ए लिखो, एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर, वन फास्टेड स्टेशन, ठीक है, वन फास्टेड स्टेशन। देखो बड़ा सिंपल पॉइंट था, सारा पॉइंट बहुत सिंपल है, 4-5 पॉइंट बोला गया है, ठीक है। यहाँ डी कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ 8 कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर वन फर्स्ट स्टेशन प्रोवाइड करना है। तो बिलो ग्राउंड में कहां कहां बनेगा? पहला पॉइंट क्या बोला? बॉटम ऑफ शाफ्ट, जो चाणक है, चाणक के नीचे में बना दो एक ठो, यहाँ पे व्यक्ति, यहाँ पे कामगार काम करते, यहाँ पर एक ठो कहीं पे बना दो। नेक्स्ट, नियर टू द ड्राइव एंड, जहां पर आपका हॉलेज घर है, मान लो आपका हॉलेज घर चल रहा है, यहाँ पे हॉलेज से रास्ता जा रहा है, हॉलेज घर में एक ठो बना दो। कहां बनाना है? डिस्ट्रिक्ट का एंट्रांस, आप डिस्ट्रिक्ट से जहां एंट्री कर रहे हो उस पॉइंट पे एक बना दो, और हर रास्ते में जहां पे ट्रैवलिंग रास्ता होता है उसमें 300 मीटर के अंतराल पे एक फर्स्ट स्टेशन प्रोवाइड करना है, मतलब पूरा खदान में फर्स्ट स्टेशन बना, यही बोलना चाह रहा मोटा मोटी बात, ठीक है, ये चाहिए। अब एक सवाल ये आता बाबू कि हम समझे कि सब जगह खदान में फास्टेड पूरा बनाए, अब ये फास्टेड स्टेशन बना के क्या करना है वहां पे, मतलब फास्टेड स्टेशन बनाया तो फिर क्या होगा उसका? अब जैसे मान लो तुम जा रहे थे, तुमको चोट लग गया, तो कोई तो आदमी चाहिए वहां पे देख रेख करने के लिए, जिसको फास्टेड देना है, फास्टेड करने के लिए कोई आदमी तो चाहिए, कि कैसे उसको फास्टेड होगा नहीं होगा, इसका व्यवस्था कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अरे यार इसमें लिखा हुआ नहीं, इसमें ठीक है। अच्छा, तो फास्टेड जो स्टेशन का चार्ज कौन होगा, ठीक है, इन चार्ज अंडर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, सभी चार्ज अंडर, ये किसके चार्ज में रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट में लोकेशन था सब, ठीक है, चार्ज अंडर। देखो अब तुम बोलोगे सर इसमें किस कंडीशन में देंगे, तो बताए नहीं। देखो गधा, वहीं पे लिखा हुआ था 50 व्यक्ति पे देना है या उसको पार्ट में देना है, तो उसी में आ गया, लोकेशन भी आ गया, साथ में कंडीशन भी उसी में आ गया, ठीक है। अब इसका साइज वाइज नहीं है कि हाँ इतना बड़ा बनाना इतना छोटा, कहीं मेंशन नहीं है, तो एक जगह होता है जस्ट कि हाँ ये फास्टेड का बक्सा है, ये फास्टेड स्टेशन है, बस। अब ये जो फास्टेड स्टेशन है हमको सिर्फ बना के छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, कि आप बना दिए हो, वहां पे आदमी जा रहा है आ रहा है, वहां पे किसी को बैठा कर रखना पड़ेगा, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आदमी उसको फास्टेड प्रोवाइड कर पाए। तो फास्टेड स्टेशन सेल बी चार्ज अंडर किसका होगा, अंडर होगा ये, तो ये रखना पड़ेगा आपको एक क्वालिफाइड, ठीक है, नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर, कम ड्रेसर, किसके अंदर होगा, जो जिसके अंडर में रहेगा उसका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए उसके पास, किसके अंदर हो सकता है यार, ठीक है। लिखो, इट लाइन नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता हूं ना, चार्ज अंडर किसका होगा, लिखो, ए क्वालिफाइड, ए क्वालिफाइड, ठीक है, कौन, नर्स हो सकती है, नर्स कॉमा ड्रेसर, ड्रेसर हो सकती है, और कौन हो सकता है, कंपाउंडर कम ड्रेसर हो सकता है, कंपाउंडर कम ड्रेसर, ये डेजिग्नेशन है, कंपाउंडर कम ड्रेसर, ड्रेसर हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर,
तो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको बैठा दो, और मेडिकल प्रैक्टिशनर विथ, लेकिन इसके पास होना चाहिए विथ, इसके पास क्या होना चाहिए, विथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। उसके पास एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उसको आप दोगे। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि सर मेरा पास है, हम काम किए बैठा दिया, नहीं, उसके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो ही उसको चार्ज वहां का दिया जा सकता है, उसको बैठाया जा सकता है। अब एक सवाल आता है कि इसमें जो सामान रखता है, इक्विपमेंट रखा जाता है, कौन सा इक्विपमेंट किस शेड्यूल के तहत रखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट इक्विपमेंट, पॉइंट नंबर 3 इक्विपमेंट। तो इसमें भी जो इक्विपमेंट होता है इसको बोलते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल क्या होगा बाबू, शेड्यूल 3। देखो समझ में आया, बड़ा मजेदार स्टोरी तुम लोग सीख रहा है, समझ रहा है। कहां पर बनाना है, लोकेशन हो गया, किसके चार्ज में रहेगा, ड्रेसर हो सकता है, नर्स हो सकती है, कंपाउंडर कम ड्रेसर हो सकता है, या मेडिकल प्रैक्टिशनर विद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो तो उसको रख सकते हैं। और इसमें किस शेड्यूल के तहत सामान रखेंगे, तो इक्विपमेंट रखेंगे। शेड्यूल 3 के अंतर्गत सारा का सारा सामान इसमें रखने का, व्यवस्था करने का बारे में बोला गया है। ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। ये मोटा मोटी बात तुम्हारा हो गया फर्स्ट एड के बारे में। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई लगभग फर्स्ट एड से रिलेटेड कि फर्स्ट एड ये। अब तुम बोलोगे सर शेड्यूल 2 जब बताएं थोड़ा सा, तो थोड़ा शेड्यूल 3 के बारे में भी दर्शन करवा दीजिए। तो तुम अगर शेड्यूल 3 का दर्शन करना चाहता है तो देख लो, सुन लो शेड्यूल 3 में लगभग क्या क्या चीजें लिखा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा नाम देख लो। हम शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 दोनों को फोटो खींचकर आप लोग को भेज देंगे, ठीक है ना। दोनों का फोटो आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपको क्या रखना है, फर्स्ट एड स्टेशन में ध्यान सुन लो। ए स्ट्रेचर विथ 2 ब्लैंकेट, 2 ब्लैंकेट रखना है, एक स्ट्रेचर रखना है। इसमें आपको स्प्लिंट्स रखना, वही 3, 1.4 मीटर, 0.9 मीटर, 0.3 मीटर साइज का, ठीक है। विथ ट्रायंगुलर बैंडेज रखना है, ठीक है, ट्रायंगुलर बैंडेज रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा और कबोर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। कबोर्ड कब रखना है, जब आपका, इस पे हम लोग आएंगे कबोर्ड वाला में, आएगा इसके बाद ही सवाल है। ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग और बर्न ड्रेसिंग। ये जो आपका ड्रेसिंग करने के लिए स्टरलाइज्ड जो आता है ना, वो स्टरलाइज किया हुआ वो रखना पड़ेगा। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कॉटन वूल रखना पड़ेगा, ठीक है। ए सप्लाई ऑफ द रोलर बैंडेज रखना पड़ेगा। टर्निक्चर ऑफ आयोडीन का जो सोप आता है वो रखना पड़ेगा, या अदर एंटीसेप्टिक लोशंस रखना पड़ेगा। टर्निकेट रखना पड़ेगा, सीजर रखना पड़ेगा, सेफ्टी पिन रखना पड़ेगा, ये सब चीज रखना पड़ेगा। आरेटो कार्बोनिक सोप आता है वो रखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज है, टर्निकेट क्या होता है। टर्निकेट क्या होता है, जैसे मान लो किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग बंद आ जाए उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, हाथ को बांध देते हैं। अक्सर तुम लोग देखा होगा, वो सांप अगर किसी को काटा है तो उसको हाथ को बांध दिया जाता है। सांप काटने पे हाथ बांधने का भी तरीका है, कैसे बांधते उसका नियम है। देखो मान लो सपोज तुम्हारा सांप यहां काटा है, तुम्हारा सांप यहां काटा सपोज, तो यहां नहीं बांधना, ऊपर में बांधा जाता है ताकि ब्लड का सप्लाई सर तक ना हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, कहीं तुम्हारा सांप काटा यहां काटा, तुम बांध दिए यहां, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो नीचे वाला सेफ रहेगा, ऊपर वाला सब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला सेफ करके तुम बाकी हाथ का क्या करेगा। तो जब भी सांप काटता है तो ऊपर बांधा जाता है ना, ऊपर में सर के और बांधा जाता है। पहला इंटरेस्टिंग बात। दूसरा, कभी भी डॉक्टरी गिरी मत करना, किसी का हाथ काटा तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि हम पकड़ के रटरटा के बांध दिए, तुम्हारा चक्कर में उसका हाथ पैर काटना पड़ सकता है। ट्रेनिंग अगर फर्स्ट एड के लोगों प्रॉपरली वहां, तो हमको सिखाया गया है कि कभी भी किसी को टाइट से नहीं बांधा जाता है। जो भी गांठ लगाओगे, चाहे वो बैंडेज का हो या फिर किसी भी चीज का हो, वो ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ज्यादा लूज होना चाहिए। पूरा एकदम टाइट से एकदम बांध दोगे ना तो बेचारा का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद सेल सारा डेज हो जाएगा, हो सकता है उस हाथ को काट के फिर बात करना पड़े। ऐसा घटना घटा है। एक बार एक बच्चा को सांप काट लिया था, उसके पेरेंट्स को मालूम नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, वो हाथ को पूरा टाइट से बांध दे कि मेरे बच्चों को सांप का जहर ना फैले। 1-2 घंटे के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला उसको जो पूरा का पूरा हाथ है ना, ब्लू नीला कलर का हो गया था, ठीक है। उसको फिर काट के बाद देना करना पड़ा। और सबसे अजीब बात, डॉक्टर जो बोला कि जो सांप काटा ना, इसका जहर था ही नहीं, ये तो नॉर्मल सांप है जिसको काटा, इसको आप ऐसे ही रखते घर में ठीक हो जाता। अब सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी उस समय जब सुना कि उसका वजह से तो बेटा का हाथ काटना पड़ा। नॉलेज रहना चाहिए, लेकिन परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अधूरा नॉलेज हमेशा विपत्ति में डाल देगा, तो बहुत मायने रखता है, ठीक है। ज्ञान होना चाहिए लेकिन परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। और बीच बीच में ना उसको खोल के चेक भी करना होता है कि हाँ ब्लड सप्लाई ठीक से हो रहा है कि।
अब छोटा बच्चा कोई क्या अनुभव करेगा, उसको तो माँ बोला चुप रहा, ठीक है ठीक है ठीक है करके ले गई होगी हॉस्पिटल। तो ये सारी चीजें होती है मोटा मोटी बात। तो सेम इसमें भी स्ट्रेचर वगैरह रखना, टेबल का यहाँ जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा मैंने बताया, टेबल वेबल मायने नहीं रखते, लेकिन बाकी चीजें सारी चीजें होनी चाहिए। तो किसके अंदर सामान रखते हैं हम लोग, इसका हो गया। इसके अलावा देखो जो फर्स्ट एड होता है ना, इस फर्स्ट एडर का लिस्ट होता है कि माइंस में जितने भी फर्स्ट एडर है जो फर्स्ट एड दे सकते हैं, इसका लिस्ट को ना हर फर्स्ट एड स्टेशन में चिपकाना है। हर शिफ्ट में कौन आदमी दे सकता है उस हिसाब से चिपका देना है। इसको सरफेस में भी बना के चिपकाना होता है, फर्स्ट एड रूम में भी चिपकाना होता है, फर्स्ट एड स्टेशन में भी चिपकाना होता है। जहां पर आदमी का ध्यान जाए वहां पे चिपकाना होता है कि हाँ ये आदमी को पता है। तो ये सारी चीजें कुछ होती है जो फर्स्ट एड स्टेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा एक कबोर्ड के बारे में आता है कि अगर कहीं पे 150 से ज्यादा आदमी काम कर रहा हो तो कबोर्ड देना है, उसके बारे में भी एक लाइन लिखवा देता हूं, ठीक है, नोट करके उसको आप कर लेना। ये पॉइंट का, ये इस फर्स्ट एड स्टेशन का आखिरी पॉइंट है, इसके बारे में नोट डाउन कर लो, ठीक है। शेड्यूल 3 कहां चला गया, लिखो, नोट में लिखो। ठीक है, एक कबोर्ड भी देना होता है यहाँ पे। इसके साथ आप लिख सकते हो, वो टर्निकेट वगैरह तुम लिख लेना अपने से जो भी है, ठीक है। स्प्लिंट्स वगैरह, जो स्प्लिंट्स लिखे थे ना 3 साइज के स्प्लिंट, वो सब तुम लिख लेना है ना। स्प्लिंट, स्प्लिंट के बारे में लिख लेना जो अभी लिखे थे आप ना। स्प्लिंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एक 1.4 मीटर का होगा, एक 0.9 मीटर का होता है, और एक कितना होता है 0.3 मीटर का होता है। स्प्लिंट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीजें थे वो लिख लेना अपना, ठीक है। बी नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो ए और बी। एक कबोर्ड प्रोवाइड करते हैं हम लोग, एक फर्स्ट एड बॉक्स और कबोर्ड। क्या देना होता है, अब फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स और कबोर्ड क्या था मैं समझा देता हूं। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स बड़ा सा आता है, और कबोर्ड बोलते उसको हम लोग, कबोर्ड। स्पेलिंग क्या है, CUPBOARD, CUPBOARD। कबोर्ड तुम लोग देखा होगा, एक बड़ा सा बक्सा देखा होगा बाबू, इस तरह से बड़ा सा बक्सा तुम लोग देखा होगा, है ना। जहां पर भी तुम फर्स्ट एड देखता हो वहां पे एक बड़ा सा बक्सा दिखता है इस तरह से। यहाँ पे लॉक किया रहता है ऐसा करके, और एक बक्सा इसमें फर्स्ट एड लिखा रहता है, देखा है कि नहीं, ऐसा FIRST ऐसा करके लिखा हुआ यहाँ पे, ऐसा करके दिखता होगा बक्सा। तो वही फर्स्ट एड बॉक्स को कबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग कब, वो प्रोवाइड कब किया जाता है, ठीक है, नॉट लेस देन 1 फॉर एवरी 150 पर्सन। फॉर 150 पर्सन। मैं सीधा लिख दे रहा हूं, उल्टा पुल्टा घुमा नहीं रहा लैंग्वेज को। एक फर्स्ट एड बॉक्स और कबोर्ड प्रोवाइडेड फॉर 150 पर्सन, सिंपल एकदम, ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं। कि 150 आदमी पे एक कबोर्ड हम लोग को प्रोवाइड करना है, और एक फर्स्ट एड बॉक्स या कबोर्ड किसी को प्रोवाइड करना है 150 आदमी पे। तो मोटा मोटी फर्स्ट एड स्टेशन से रिलेटेड ये हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन थी फर्स्ट एड स्टेशन से रिलेटेड। और आज का क्लास का सबसे आखिरी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एड आउटफिट के बारे में। कुछ सवाल है क्या, कुछ सवाल है। अलमीरा, हाँ अलमीरा ही बोलते हैं इसको हम लोग, वेरी गुड, इसको अलमीरा ही बोला है। फर्स्ट एड अलमीरा भी, इसका अलमीरा का भी, इसका और पुराना रूल पढ़ोगे ना उसमें अलमीरा भी वर्ड इसके लिए यूज हुआ है, अलमीरा। फर्स्ट एड अलमीरा भी इसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ, सही। सर 1000 से कम पर्सन रहेगा तो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं रहेगा, तो क्या नर्स और ड्रेसर संभाल लेंगे क्या। हाँ अगर 1000 उस समय अगर ना हो तो संभाल लेंगे, इमरजेंसी में बुलाएंगे उसको फोन करके। स्नेक हेड, उपाय नहीं मिर्नल, अगर सर पे अगर सांप काट दिया तो कोई उपाय नहीं है, जल्दी जाएगा। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल सूची को बोलते हैं आर्यन, जिसमें क्या होता है कि उसमें सूची होता है, उस सूची ना अलग अलग शेड्यूल बना के, अलग अलग सूची बना के दिया गया है। जैसे रूल जो होता है ना, रूल का ना 3 पार्ट है, अच्छा देखो तो नहीं, रूल का 2 पार्ट है, रूल है और शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब पीछे ना कुछ सूची बना के रख दिया कि इस सूची में ये है। अब तुम बोलोगे सर सामने का ही नहीं दिया, सामने का ना थोड़ा भद्दा ऐसा लगता, रूल बड़ा हो जाता, क्योंकि लिस्ट है। अब बताओ एक नियम है, नियम में वहां पे ये रखना वो रखना, क्या मतलब है, उसको इसीलिए पीछे लिख दिया। यहाँ पर बोल दिया कि इस शेड्यूल में ये सारा सामान है, तो सूची बढ़ जाएगा। रूल में सूची डालना उचित नहीं था, इसीलिए सूची को अलग रखा है, ठीक है ना, सूची को अलग रखा है। चलो ये मोटा मोटी बात हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एड स्टेशन हो गया, फर्स्ट एड रूम हो गया। अब सबसे आखिरी पॉइंट आज का, फर्स्ट एड आउटफिट, जो आपको दिखाए हम लोग आज का टॉपिक में,
आज का क्लास में कि एक बैग आपको देखने को मौका मिला, इस बैग में कुछ सामान रखा हुआ था, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एड आउटफिट। इसके बारे में आज का क्लास को हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट एड आउटफिट। फर्स्ट एड दो टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एड आउटफिट और एक आखिरी टॉपिक इसके बाद हम लोग छोटा सा करेंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट एड आउटफिट में सबसे बड़ा बात है कि कौन कैरी करेगा, कैरी किसके किसके पास होना चाहिए, कैरी बाय किसके किसके पास ये फर्स्ट एड आउटफिट होना चाहिए। देखो फर्स्ट एड आउटफिट समझ में आया कि नहीं, एक बैग होता है, क्या होता है, ये एक बैग है, बैग जिसमें क्या होता है, वो छोटा सा बैग होता है, पॉच होता है, इसमें मतलब फर्स्ट एड का सामान रखा रहता है, ठीक है ना। तो इस जो बैग है किसके किसके पास रहेगा, तो ऑफिशियल के पास रहता है, ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल के पास होता है, ऑफिशियल के पास होगा। ऑफिशियल में कौन कौन आते हैं, शॉर्ट फायरर हो गए, ठीक है, शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फायरर इंक्लूड करना, माइनिंग सरदार लिखा हुआ है, शॉर्ट फायरर जिक्र है इसलिए लिखोगे शॉर्ट फायरर, ओवरमैन, ठीक है, मेट। तुम बोलेगा सर शॉर्ट फायरर तो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट फायरर का नाम वहां लिखा हुआ इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। मेट के पास होना चाहिए, ब्लास्टर, मेट और ब्लास्टर तो ओपन कास्ट इसके लिए आपका, मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है, ब्लास्टर छोड़ देता हूं, शॉर्ट फायरर लिख दिया तो काफी है। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन के पास होगा, एंड मैकेनिक्स जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऐसा मैकेनिक, और ऐसा कोई आदमी जो लगे कि हाँ ये फर्स्ट एड कर सकते उसको देना है। कब कितना देर तक रखेगा, ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान, ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान उसको अपने पास रखना है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आउटफिट होता है इसमें क्या क्या सामान रहेगा, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज रखा जाता है, 3-4 चीज होता है। एक ड्रेसिंग का जो स्टेरिलाइजर होता है, बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक आयोडीन का एंटीसेप्टिक लोशन होता है, बस यही 3-4 चीजें रखता है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये रखो कि हाँ ये सारी चीजें होना चाहिए। अब एक पॉइंट इसमें आती है क्या, कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगे तो कैसे उसको देना, मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजरी, मेडिकल अटेंशन, ठीक है, मेडिकल अटेंशन ड्यूरिंग इंजरी, अगर किसी को चोट लग जाए। इसमें क्या रखोगे, बैंडेज रख लेना, मतलब क्या बोलते हैं, बैंडेज रखना, और ये जो ड्रेसिंग का जो बैंडेज आता है ना वो ड्रेसिंग, ठीक है, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड बैंडेज वगैरह जो आता है वो रखना, और साथ में वो साथ में क्या रखोगे, रुको यार थोड़ा कंसंट्रेशन गड़बड़ा रहा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, रुको, उसके बाद थोड़ा सा धैर्य से मैं बात करता हूँ। 5-10 मिनट लेट हुआ क्लास कोई नहीं, लेकिन अच्छा से पढ़ा के छोड़ूंगा। रुक जा, सुनो, ये जो कैरी बाय लिखे ना इसमें क्या क्या होता है, एक सामान का मैं एक छोटा सा मैं लिख देता हूं, ठीक है, स्मॉल और लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज, माफ करना, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है, स्टेरिलाइज्ड, STRI, स्टेरिलाइज्ड का स्पेलिंग STRI LIZDD, STERI होगा, STERI LIZDD, स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज्ड लिखे, स्टेरिलाइज्ड, ठीक है, ड्रेसिंग, ये रखना पड़ेगा, ठीक है, और इसका साथ एंड आयोडीन, मतलब जिससे क्या बोलते हैं उसको, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक, ये देना बहुत जरूरी है। जैसे आपका एंटीसेप्टिक में क्या आ गया, जैसे मान लो डेटॉल हो गया, ये सारा चीज दे दो, काफी है, ठीक है, कॉटन वोटन दे दो, बहुत है, बस यही होता मोटा मोटा। अब मेडिकल अटेंशन कैसे देना ड्यूरिंग इंजुरी, ये पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। मेडिकल अटेंशन ड्यूरिंग, अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करेगा वो, उसका क्या ड्यूटी बनता है, कैसे वो क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, रिपोर्ट टू एन ऑफिशियल। अगर किसी को चोट लगता है तो क्या करेगा, द इंजर्ड पर्सन, ठीक है, द इंजर्ड पर्सन, और इंजर्ड पर्सन नहीं कर पा रहा तो जो उसके जगह पे खड़ा है वो पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट टू एन ऑफिशियल। जैसे हम लोग का माइंस में घटना घटा था, एक आदमी को चोट लगा था, 4 दिन के बाद आया कि सर मेरा माथा में चोट लगा था, नहीं चलेगा, आपको उसी समय उसी जगह पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ मुझे चोट लगा है। ऑफिशियल क्या करेंगे, ऑफिशियल को बताया तो क्या होगा, ये क्या है उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो बताया जा रहा है, ठीक है,
ऑफिशियल क्या करेंगे, इसको तुम बताए हो, ऑफिशियल क्या करेंगे, मेक अरेंजमेंट फॉर रेंडरिंग फास्टेड, मेक, ऑफिशियल क्या करेंगे, मेक अरेंजमेंट, मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फॉर, फॉर, ठीक है, फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब देना, रेंडरिंग मतलब यहां प्रोवाइड करना, देना मतलब प्रोवाइड करना, रेंडरिंग मतलब क्या होता है यहां पे, प्रोवाइड, प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइडेड, फास्टेड, फास्टेड देने के लिए उसका व्यवस्था करवाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होगा, और मतलब सूचित करेगा, और जो फास्टेड इंचार्ज है, अभी से मान लो तुरंत बोला कि फास्टेड रूम का इंचार्ज को भाई कि तुम स्टेशन का जो इंचार्ज उसको कि तुम आके दो, तो फास्टेड स्टेशन का जो इंचार्ज है ना तो तुरंत आके देगा उसको, फास्टेड स्टेशन इंचार्ज गिव फास्टेड, ठीक है, गिव फास्टेड। देखो मोटा मोटी गिव वर्ड नहीं होता, रेंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है, गिव मतलब कोई सामान को देना होता है, कोई जैसा ये चीजें होती है ना, जैसे ये क्या एक तरह का सेवा है, इसके जगह गिव वर्ड नहीं हो, गिव एंड टेक क्या होता है, जैसे तुमको कोई सामान दिया तुम हाथ में लिया, वो गिव एंड टेक होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि दे रहा है चलो गिव लिख दिया, समझ जाओ कि मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइड करना या देना होता है, फर्स्ट एड, किसी आदमी को चोट लगा तो ऑफिशियल को इंश्योर करे कि हाँ सर मुझे चोट लगा है, वो उसका अरेंजमेंट कराएंगे और वो फर्स्ट एड देगा। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, इसके बाद तुरंत सूचित कर दिया जाएगा, ज्यादा सेवरल अगर चोट है तो उसको सरफेस पे भेजने का व्यवस्था कर दिया जाएगा, वहां से सरफेस पे पहले से फोन करके नीचे से बता दिया जाता है कि एक आदमी को चोट लगा हम भेज रहे हैं, तुरंत जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारा वैन वगैरह है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आके वहां पे मौत पर खड़ा हो जाएगी, तुरंत उसको बैठाया जाएगा, फिर ऊपर वहां पर भी फोन कर दिया जाएगा, तुरंत फोन में ही सारा हो जाता है, एक आदमी को भेज रहे, डॉक्टर साहब जो भी इधर उधर पानी उनी पीने के लिए गए बुला लीजिए, ठीक है, जहां घूम रहे हैं बुला लीजिए, फोन करके बुला लिया जाता है, तुरंत आ जाता है। एक सवाल आता है, जैसे एक बच्चा पूछा भी कि सर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो क्या होगा, देखो मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर फर्स्ट एड रूम में नहीं है कोई बात नहीं, ड्रेसर कंपाउंडर है कि नहीं, कोई आदमी को जब चोट लगता है ना तो ऐसा नहीं होता कि मेडिकल पहले उसको साफ किया जाता है घाव को, उस बीच बहुत सारा फोन कॉल चला जाता है, बोलोगे सर फोन कॉल मतलब समझे नहीं, देखो बहुत फोन कॉल मतलब जैसे मान लो कि एक आदमी को चोट लगा है, तो सर अंडरग्राउंड में चोट लगा है, सरफेस पे लगा है, तो आने में तो टाइम लगेगा ना, तो फोन कॉल से बता दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चोट लगा है, आप थोड़ा देख लीजिए, तो ये होता है। और ज्यादा जरूरत पड़ा तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी पास में ही रहता है, वहां पे लाके उनको एडमिट करवाया जाता है। तो ये सारे नियम है, ये सारी व्यवस्था होती है, इस तरह से हम लोग किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देते हैं, उसको जान को बचा के हम लोग नीचे से ऊपर तक लेकर आते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटे क्लास का जो पार्ट है ये सारा रहा। अब रुको एक मिनट, पहले देखते हैं डिस्टेंस 4 नंबर वाला, कहां 4 नंबर डिस्टेंस है, 300 मीटर, हाँ, दो फास्टेड स्टेशन 300 मीटर के अंदर अंदर देना है, फास्टेड स्टेशन के बीच का दूरी 300 मीटर होगा, अगर 140 एम्प्लॉय ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो फास्टेड रूम बनाया जाएगा नहीं, अनिस मिनिमम 300 मीटर, हाँ ठीक है। वीडियो नहीं दिख रहा है तो रिज्वाइन कर, हो जाएगा, नेटवर्क तेरा नेट खत्म हो गया, देख तुम्हारा नेट खत्म हो गया, अब नहीं दिख रहा क्या, चार्ज पर्सन तो सिर्फ सरफेस पर रखा जाएगा, चार्ज पर्सन, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, सर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कुछ नहीं है, जैसे जब कोई ट्रेनिंग कंप्लीट किसी का हो जाता है ना, उसको 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। अभी माइंस में हर जगह तुम देखोगे कि व्यवस्था किया गया, सीएलओ सीसीएलओ धोरी, जहां सब जगह इसका व्यवस्था है। तो मोटा मोटी क्लास में हम समझे कि जितना भी बात था इसका टॉपिक खत्म हुआ। अंडरग्राउंड में 300 व्यक्ति पे बनाया जाता है, लोकेशन वाइज दिया हुआ है, 300 मीटर पे बनाया जाएगा, लोकेशन वाइज 300 मीटर पे, 300 मीटर के अंदर होना चाहिए दो फर्स्ट एड। हाँ सर अंडरग्राउंड फर्स्ट एड स्टेशन होता है तो वहां पर इंचार्ज नर्स और ड्रेसर तो नहीं होता है ना, नहीं होता लेकिन होना चाहिए, 300 मीटर के अंदर अंदर, 300 मीटर के अंदर, कोई मापता नहीं फीता लेके बेवकूफ, होना चाहिए 300 मीटर का। सर इंजर्ड पर्सन के बाद क्या लिखा हुआ है, इंजर्ड पर्सन के बाद क्या लिखा हुआ है, इंजर्ड पर्सन के बाद रिपोर्ट टू एन ऑफिशियल, अंडरग्राउंड में कितना आदमी पर फर्स्ट एड स्टेशन बना, ऐसा नहीं है कुंदन, ये जो था पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा मैंने सारा चीज दे दिया कि फर्स्ट एड स्टेशन अंडरग्राउंड में लोकेशन वाइज दिया हुआ है,
लास्ट लाइन, लास्ट पॉइंट क्या लिखे हैं सर? लास्ट लाइन में लिखे हैं फर्स्ट एड स्टेशन इंचार्ज गिव फर्स्ट एड किसको? टू इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन को देखो, ये है इंजरी हुआ तो क्या करेगा? फर्स्ट एड स्टेशन का जो इंचार्ज है कौन रहता है? नर्स या ड्रेसर होगा, वो तुरंत उसको फर्स्ट एड देगा। Could you speak ending point? Look here, there is the first aid station in charge give the first aid to the injured person. इंजर्ड पर्सन अगर अनकॉन्शियस हो तो ऑफिशियल, हाँ ये वाला एक पॉइंट था, मैं बताते बताते शायद चूक गया। अगर इंजर्ड पर्सन अनकॉन्शियस है, अगर वो ऑफिशियल के पास नहीं बता पा रहा है, तो उसके साथ जो साथी मौजूद है, द पर्सन हु इज अकम्पनीड विद द इंजर्ड पर्सन दैट विल इन्फॉर्म टू द ऑफिशियल। जो आदमी उसके साथ मौजूद है, कामगार, उसके साथ कोई ना कोई होगा ना भाई जो चोट लगा है, वो तो चिल्लाएगा, कोई तो बोलेगा क्या भाई चोट लगा है, तो वो आदमी उस ऑफिशियल को जाके बताएगा क्या सर इसको चोट लग गया है। यही होता है, ये उसका ड्यूटी में है। वो अंडरग्राउंड में एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाने कंपनी अच्छे से 10 आदमी क्यों ना हो लो। अंडरग्राउंड में एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाना कंपनी है बनाना है, हाँ हाँ जितना भी आदमी फर्स्ट एड स्टेशन बनाना पड़ेगा, लोकेशन वाइज देना पड़ेगा। नीचे से दूसरा लाइन क्या लिखे हैं? कंपलसरी है। चलो नेक्स्ट, ऑफिशियल में जो ऑफिशियल होंगे ना, जिसको देखो सबसे पहले क्या हो रहा, अगर किसी आदमी को चोट लगा तो क्या होगा? द इंजर्ड पर्सन रिपोर्ट टू एन ऑफिशियल। ये इंजर्ड पर्सन भी हो सकता है, और साथ ही साथ अगर इंजर्ड पर्सन नहीं जा पा रहा है तो उसके साथ जो आदमी कामगार है और वर्कर, कोई भी वर्कर, ठीक है, जो उसके साथ काम कर रहा है, वो साथी वो जाकर रिपोर्ट करेगा ऑफिशियल को। रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद ऑफिशियल क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे। क्या? रेंडरिंग प्रोवाइड फर्स्ट एड। रेंडरिंग का मतलब ये होता है प्रोवाइड, उसको फर्स्ट एड मिल सके ऐसा व्यवस्था करेंगे। तो फर्स्ट एड कौन देगा? फर्स्ट एड रूम का इंचार्ज देगा। तो फर्स्ट एड रूम का इंचार्ज को क्या देगा? फर्स्ट एड देगा। बस यही है, तीन व्यवस्था। अंडरग्राउंड में इतना ही है। सर फर्स्ट एड स्टेशन का कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लाइटनिंग अरेंजमेंट होना चाहिए 50 लक्स हॉरिजॉन्टल। ये तो छूट ही गया इसमें तुम पूछा ही नहीं। लाइट कितना होना चाहिए इसमें? फर्स्ट एड रूम में लिख लेना, फर्स्ट एड स्टेशन में लिख लेना, वहां लाइट कितना होना चाहिए फर्स्ट एड स्टेशन में लिख लो बाबू थोड़ा पहले में कि लाइट कितना होता है। तो 50 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट होता है, ठीक है। लाइट कितना होना चाहिए? 50 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट होना चाहिए। लिख लिया? चलो हो गया। तो ये सारा पॉइंट रहा आप लोगों से रिलेटेड। हाँ, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट होगा फर्स्ट एड स्टेशन में, क्योंकि अंडरग्राउंड का पॉइंट है ना, सरफेस स्पेस का चित्र नहीं। तो मोटा मोटी हो गया वो सारा का सारा बात। अब अंडरग्राउंड का मैं बात किया, स्पेशली ये होता है स्टोन डस्ट 18 मीटर रेडियस 2 सेंटीमीटर थिकनेस। बिल्कुल सही है राजेश। चलो और अच्छा एक काम करते हैं, चलो क्लास पर अब हो गया। किसी का सवाल पूछा?